नोबल री के एपिसोड 1 की कहानी एक छोटे लड़के से शुरू होती है जो कि एक अनजान कमरे में अपनी आंखें खोलता है। धीरे धीरे जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि एक लेडी उसे ही देखे जा रही थी। पहले तो वो सोचता है कि वो उसकी माँ है, बट तुरंत उसे रियलाइज होता है कि ऐसा नहीं है। कंफ्यूजन में वो अपने हाथों की तरफ देखता है और पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि अब वो एक बच्चा बन चुका होता है। एंड तभी उसके सामने एक स्टेटस स्क्रीन खुल जाता है। तभी उसके सामने एक लंबी दाढ़ी मूंछों वाला आदमी आता है। वो लेडी उसे काफी रिस्पेक्ट से किंग कह के बुलाती है। वो आदमी बच्चे के पास आके उसे ध्यान से देखने लगता है। उसे देख के बच्चा सोचता है कि क्या ये आदमी इस दुनिया का एक एम्परर है। थोड़ी ही देर में उसे एक प्रीस्ट के सामने ले जाया जाता है नेमिंग सेरेमनी के लिए। उस सेरेमनी में उसका नाम नोआ रखा जाता है एंड उसे 13th इंपेरियल प्रिंस अनाउंस किया जाता है। नोआ अपने स्टेटस फिर से चेक करता है और देखता है कि इंपेरियल प्रिंस उसकी टाइटल लिस्ट में ऐड हो चुका है। इससे ये कंफर्म हो जाता है कि नोआ इस किंगडम के एम्परर का बेटा है। नेमिंग सेरेमनी खत्म होते ही एम्परर प्रीस्ट से पूछता है कि नोआ की एबिलिटी क्या है, जिस पे प्रीस्ट जवाब देता है कि नोआ की एबिलिटी वाटर है एंड उसे एल्मीरिया नेशन देना सही रहेगा, जहां वाटर क्लैन के बहुत सारे लोग रहते हैं। ये सुन के एम्परर को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद एम्परर प्रीस्ट को नोआ के सारे स्टैट्स रिवील करने को कहता है। जैसे ही प्रीस्ट स्टैट्स बताता है, कमरे में मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि एक न्यूबॉर्न के हिसाब से उसके स्टैट्स काफी इम्प्रेसिव होते हैं एंड उसकी वाटर एबिलिटी एस रैंक तक पहुंच चुकी होती है। एंड इस दुनिया में ऐसा पहली बार हो रहा था कि किसी न्यूबॉर्न का कोई स्टैट एस रैंक पर हो। एंड सभी लोग समझ जाते हैं कि नोआ आगे जाके बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। अब तक नोआ को रियलाइज हो चुका होता है कि वो किसी दूसरी दुनिया के एक नोबल फैमिली में री इनकारनेट हो चुका है एंड वो जिस एम्पायर में रहता है उसे मीरस एम्पायर कहा जाता है, जो कि वॉरियर्स की एक बहुत ही पावरफुल नेशन है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि नोआ अब 6 साल का हो चुका है एंड अब तक उसे एक बात समझ में आ चुकी है कि उसके जो हाई स्टैट्स हैं वो उसके सबॉर्डिनेट्स की वजह से हैं एंड अल्मीरिया नेशन की वजह से ही नोआ का वाटर एबिलिटी स्टैट एस रैंक तक पहुंच चुका है। तो इससे नोआ ये समझ जाता है कि जितने ज्यादा अच्छे सबॉर्डिनेट्स उसके पास होंगे उतनी ही ज्यादा उसके स्टैट्स होंगे। फिर हम देखते हैं कि जब मेड्स नोआ को रेडी कर देती हैं एंड नोआ वहां से चला जाता है, तब वो लोग बोलती हैं कि नोआ बाकी बच्चों से काफी ज्यादा अलग है और मैच्योर भी एंड उसका बिहेवियर भी काफी ज्यादा काम एंड कंपोज्ड है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड एक मेड आके नोआ को बोलती है कि क्राउन प्रिंस एंड फोर्थ प्रिंस नोआ से मिलने आए हैं एंड उन्होंने कहा है कि नोआ आराम से अपना खाना खत्म करके फिर आ सकता है। बट नोआ जानता है कि क्राउन प्रिंस कौन होता है एंड वो उसे वेट नहीं करा सकता एंड इसीलिए वो तुरंत उन दोनों के पास आ जाता है एंड अपने बड़े भाई एल्बर्ट एंड हेनरी को ग्रीट करता है। इनमें से एल्बर्ट क्राउन प्रिंस है एंड ग्रीटिंग्स के बाद एल्बर्ट नोआ से कहता है कि वो उसके लिए एक गिफ्ट लाया है एंड तभी एक डरा हुआ सर्वेंट एक बॉक्स को अपने साथ लेकर अंदर आता है। उस बॉक्स से काफी ज्यादा डार्क एनर्जी बाहर निकल रही थी, जिससे पूरा कमरा हैवी एंड टेंस हो जाता है। एल्बर्ट सर्वेंट को उस बॉक्स को खोलने के लिए कहता है एंड जैसे ही वो बॉक्स खुलता है, नोआ भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उस बॉक्स में एक स्वॉर्ड थी जिसमें से काफी सारे लोगों की चीखने एंड चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। नोआ समझ जाता है कि ये एक कर्स्ड स्वॉर्ड है, बट तभी एल्बर्ट नोआ से वो स्वॉर्ड उठाने को कहता है। इवन दो नोआ उस स्वॉर्ड को उठाना नहीं चाहता था, पर वो क्राउन प्रिंस की तरफ से एक डायरेक्ट गिफ्ट को मना भी नहीं कर सकता था एंड यही सोच के वो ये स्वॉर्ड उठा लेता है। शुरू शुरू में उसे ये स्वॉर्ड थोड़ा हैवी लगता है, बट वो उसे कंट्रोल कर लेता है। इसके बाद एल्बर्ट बताता है कि इस स्वॉर्ड का नाम लिवायथन है एंड इसे एम्पायर का सबसे स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड माना जाता है एंड इसी के साथ ये एक नेशनल ट्रेजर भी है।
अब तक लगभग 120 लोग इसे मास्टर करने के चक्कर में मारे जा चुके हैं। ये सुनने के बाद नोआ का फेस नर्वस हो जाता है। हेनरी ये नोटिस कर लेता है एंड वो उसे समझाता है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हेनरी नोआ को समझाता है कि जो भी इंसान इस स्वॉर्ड के लायक नहीं होता और इस स्वॉर्ड को उठाने की कोशिश करता है, तो स्वॉर्ड का कर्स उसे उसी मोमेंट मार देता है। इस हिसाब से नोआ का बिना किसी प्रॉब्लम के स्वॉर्ड को उठा पाना ये प्रूव करता है कि वो इस स्वॉर्ड के कुछ हद तक वर्दी है। इसके बाद एल्बर्ट नोआ को इस स्वॉर्ड को उठा पाने के लिए शाबाशी देता है एंड वहां से चला जाता है। एल्बर्ट के जाते ही नोआ के दिमाग में गुस्सा भर जाता है। वो सोचता है कि एल्बर्ट पूरे टाइम उसे टेस्ट कर रहा था और वो भी ऐसी चीज से जो कि उसे काफी आसानी से मार सकती थी। नोआ एल्बर्ट को काफी कुछ भला बुरा कहना चाहता था, पर वो अपने थॉट्स को कंट्रोल में रखता है क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने क्राउन प्रिंस के अगेंस्ट कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो शायद उसे वहीं पर मार दिया जाएगा। जैसे ही ये दोनों बाहर आते हैं, हेनरी एल्बर्ट से पूछता है कि क्या लिवायथन स्वॉर्ड को नोआ के पास छोड़ना एक सच में अच्छा आइडिया था, जिस पे एल्बर्ट बोलता है कि लिवायथन जैसा ब्रिलियंट स्वॉर्ड नोआ जैसे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान के पास होना ही सही है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां नोआ की एक मेड जोई काफी ज्यादा परेशान लग रही थी, जिस पे नोआ उससे पूछता है कि उसे क्या परेशानी है, बट जोई नोआ को अपनी पर्सनल परेशानी बता के उसे भी परेशान नहीं करना चाहती थी एंड बोलती है कि सब कुछ ठीक है। बट नोआ के इंसिस्ट करने पे जोई बताती है कि कुछ टाइम पहले उनके होम टाउन में एक भयानक फ्लड आया था, जिसकी वजह से उसका पूरा विलेज डिस्ट्रॉय हो गया एंड साथ ही में उनका फार्म भी डिस्ट्रॉय हो गया, जो कि उसकी माँ का एक लौता इनकम सोर्स था एंड इसीलिए वो थोड़ी परेशान थी। जो सुनने के बाद नोआ कहता है कि वो उसकी माँ को यहाँ मेंशन में जॉब देगा एंड वो यहाँ जोई के साथ ही रह भी सकती है। जो सुनने के बाद जोई खुद को रोक नहीं पाती और रोने लगती है और बार बार नोआ को थैंक्स भी बोलती है। इसके बाद नोआ बटलर ढीलन को बुलाता है एंड उसे फ्लड के सिचुएशन के बारे में बताता है एंड बोलता है कि वो जोई के होम टाउन जाए और वहाँ जितनी हो सके उतनी लैंड खरीद ले। नोआ जानता है कि डिजास्टर के बाद वहाँ केओस फैलेगा एंड लोग उस सिचुएशन का फायदा उठाने जरूर आएंगे, इसीलिए वो चाहता है कि वहाँ की लैंड को पहले ही सिक्योर कर लिया जाए। धीलन इस ऑर्डर को सुन के काफी सरप्राइज हो जाता है और सोचता है कि नोआ इतना यंग होने के बावजूद भी इतनी दूर की सोच पा रहा है। असल में नोआ ऐसी सिचुएशंस अपनी पास्ट लाइफ में देख चुका होता है, पर वो ये सब किसी को बता नहीं सकता। एंड फिर ढीलन बताता है कि आइडिया तो काफी अच्छा है, पर इतनी सारी लैंड खरीदने के लिए काफी सारे पैसे चाहिए होंगे। जो सुनने के बाद नोआ कुछ टाइम तक सोचने लगता है एंड कैपिटल के पास जो नोआ के नाम पे एक लैंड है वो उसे सेल करने का कहता है। डीलन ये सुनने के बाद बोलता है कि शायद ये एक अच्छा आइडिया नहीं होगा, एज वो लैंड खुद एम्परर ने नोआ को गिफ्ट करी थी एंड बिना एम्परर के परमिशन के उसे सेल करना एक सीरियस क्राइम ही माना जा सकता है। जिसपे नोआ डीलन से कहता है कि उसे एम्परर के पनिशमेंट के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है एंड इस डिसीजन की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद लेगा। नोआ कहता है कि नोबल होने का यही मतलब होता है कि खुद की लाइफ सेक्रीफाइस करना ताकि लोगों की लाइफ इजी बन सके। ढिलिन नोआ के कहने का मतलब समझ जाता है एंड वो भी नोआ को थैंक यू बोलता है क्योंकि ये ढिलिन का भी होम टाउन था और वो बोलता है कि वो नोआ के हर एक डिसीजन के साथ खड़ा रहेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि नोआ खुद भी 200 जाने की तैयारी कर रहा था। तभी वहां पे फोर्थ प्रिंस हेनरी आ जाता है एंड सभी लोग उसकी रेस्पेक्ट में झुक जाते हैं। हेनरी ने नोआ से पूछा कि कहीं जाने की तैयारी है क्या। नोआ ने जवाब दिया कि मैं 200 जा रहा हूँ, एज वहां पे फ्लड आई थी तो वहां की हालत मैं खुद अपने आंखों से देखना चाहता हूँ। हेनरी की नजर एक गाड़ी में रखी बॉक्स पर पड़ी जिसमें वो मैजिकल स्वॉर्ड रखी थी। हेनरी नोआ को थोड़ा साइड में ले गया और सीरियस होके बोलने लगा कि ये स्वॉर्ड काफी डेंजरस है, इसकी पावर अजीब है और ये हर किसी की नहीं सुनती। नोआ ने शांत होके कहा कि मैं इसे अभी यूज नहीं करूंगा, बस इसे साथ रख के समझना चाहता हूँ।
हेनरी ने उसे चेतावनी दी कि जल्दबाजी जानलेवा हो सकती है। नोआ ने कहा कि वो ये सब बातें याद रखेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि नोआ अब 200 पहुंच चुका है और वहां की सिचुएशन बहुत ही खराब थी। चारों तरफ पानी के निशान थे और सारे घर टूट चुके थे। नोआ वहीं खड़ा सब देखता रहा। उसे तुरंत समझ में आ गया कि सिर्फ पैसे बांटने से यहाँ कुछ नहीं होगा। यहाँ सही प्लानिंग एंड रीडेवलपमेंट की जरूरत है। उसने धीलन को गवर्नमेंट ऑफिस भेज दिया ताकि लैंड पेपर्स की सही तरीके से जांच हो सके। नुआ कहता है कि फ्लड में यहाँ लोगों के सारे कागज बह गए होंगे और अगर सही समय पर इन लोगों की मदद नहीं करी गई तो चालाक लोग उनका फायदा उठा सकते हैं। जोई ये देख के हैरान हो गई कि नुआ एक नजर में इतना सब कुछ कैसे समझ गया। नुआ जोई के साथ खुद यहाँ के लोगों की हालत देखने के लिए निकल पड़ा। जोई नोआ से कहती है कि यहाँ से आगे जाना रिस्की हो सकता है और फ्लड आने की वजह से यहाँ की जमीन धंस सकती है। नोआ हल्के से मुस्कुरा के बोला, अगर मैं खुद नहीं देखूंगा तो सही डिसीजन कैसे लूंगा, और अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश करी तो मैं अकेले ही चला जाऊंगा। जोई भी चुप हो गई क्योंकि उसे पता है कि नोआ मजाक नहीं कर रहा। तभी दूर से आवाज आई कि फ्लड की वजह से खाना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। नोआ को ये जान के थोड़ी राहत मिली कि एम्परर ने मदद भेजी है। लेकिन जब नोआ ने लोगों को दिया जाने वाला खाना देखा तो उसका मन भारी हो गया और वो बोलने लगा कि लोग ऐसा खाना कैसे खा सकते हैं। जिस पे पीछे से एक आदमी ने कहा कि ज्यादा मत बोलो वरना ये भी नहीं मिलेगा। नोआ सोचने लगा कि ये सूप तो पानी की तरह पतला है, लोग इससे मरेंगे तो नहीं पर उनमें काम करने की ताकत भी नहीं आएगी इसे खा के, और इस जगह को दोबारा से रहने लायक बनाने के लिए लोगों को अभी ताकत की जरूरत पड़ेगी। नुआ ने देखा कि लोग मजबूरी में यही खाना खा रहे थे और ये देख के उसे काफी ज्यादा बुरा लगा। उसे लगा कि एम्परर का हेल्प ऐसा नहीं होना चाहिए। तभी यहाँ पे एक ऑफिशियल इंस्पेक्शन के लिए आया। नुआ चुपचाप सब कुछ देखता रहा। तभी गैरल ने बर्तन में देखा और खाना सूंघा। साफ था कि खाना खाने लायक बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी उसने कहा कि सब ठीक है और वो हंसने लगा क्योंकि उसके लिए अच्छा खाना पहले ही साइड करके रखा हुआ था। ये देख के नोआ समझ गया कि यहाँ पे कुछ गलत चल रहा है। तभी नोआ सामने आया और गैरल को उसके काम के लिए कॉल आउट करने लगा। बट गैरल को अपने किए पे कोई शर्म नहीं थी। वो खुद को बहुत ज्यादा पावरफुल समझ रहा था और लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहा था। नोआ को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि ये लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहा था। नोआ को इस चीज से काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और तभी लिवायथन अपने आप नोआ के हाथ में आ गई और नोआ ने उसके डेंजरस पावर को महसूस किया और उसने तय किया कि अगर उसके पास पावर है तो वो उसका इस्तेमाल सही काम के लिए करेगा। यही सोच के नोआ ने गैरल को उसके लालच की सजा दी और उसका सिर ही काट दिया। ये देख के गैरल के साथ काम करने वाले लोग भाग गए और नोआ के अटैक से जमीन पर इतना बड़ा निशान बन गया कि सभी आसपास के लोग डर गए। तभी वहां पे कुछ सोल्जर्स भी आ गए। उस ट्रुप के कैप्टन ने नोआ को देखा और तुरंत ही पहचान गया कि ये 13th इंपेरियल प्रिंस है। वो तुरंत नोआ के सामने झुक गया और उससे माफी मांगने लगा कि उसे पहले इन सब चीजों के बारे में पता नहीं था और उसने सभी को बोला कि वो सभी एक प्रिंस के सामने खड़े हुए हैं। ये सुनते ही सारे लोग एक साथ झुक गए। इसके बाद नोआ ने रॉन को बताया कि खाने के इंतजाम में काफी बड़ा फ्रॉड हुआ है। नोआ ने कहा कि इसमें जितने भी लोग शामिल थे उन सभी को पनिशमेंट मिलनी चाहिए और उसने ये भी कहा कि अब से खाना ऐसा होना चाहिए जो कि लोगों को सच में ताकत दे। रॉन ने बिना किसी सवाल के नोआ की बात मान ली और उसने कहा कि वो यहाँ पे सब कुछ ठीक कर देगा। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि 200 में जो कुछ भी हुआ उसकी खबर एल्बर्ट तक पहुंच चुकी है। वो ये जान के हैरान हो गया कि स्वॉर्ड ने नोआ को नुकसान नहीं पहुंचाया बल्कि लिवायथन ने उसे अपना मास्टर मान लिया। उसके बाद नोआ को उसके पिता एम्परर ने बुलाया। नोआ पहले से ही समझ गया था कि अब क्या होने वाला है। एम्परर नोआ से कहता है कि उसे सब पता चल चुका है एंड उसे ये भी पता है कि नोआ ने वो लैंड भी बेच दी थी जो उसे गिफ्ट में मिली थी।
ये सुनने के बाद नोआ ने मन में सोचा कि अब उसे जोर की डांट पड़ेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एम्परर ने नोआ को थैंक्स कहा एंड बोला कि उसी की वजह से फ्लड के बाद और कोई बुरा नुकसान नहीं हुआ। उसने कहा कि अगर लोग इस फ्लड का गलत फायदा उठाने लगते तो एम्पायर को काफी प्रॉब्लम होती। एम्पायर ने पूछा कि आखिर नोआ ने ऐसा क्यों किया, जिस पे नोआ बोलता है कि ये बस एक कोइंसिडेंस था क्योंकि उसकी मेड भी वहीं से थी। एम्पायर ने कहा कि इससे एक और बहुत अच्छी चीज हुई, जो कि है कि नोआ ने लिवाइथन स्वॉर्ड को कंट्रोल करना भी सीख लिया। एम्पायर ने नोआ के पावर स्टैट्स देखने की इच्छा जताई, जिस पे वहां खड़े प्रीस्ट ने नोआ के स्टैट्स को एम्परर के सामने लाया। नोआ ने भी ये देखा कि अब उसके पावर में लिवायथन स्वॉर्ड भी जुड़ चुकी है और उसकी वाटर एबिलिटी पहले से भी बढ़ चुकी है। एम्परर इससे काफी खुश हुआ और उसने नोआ से कहा कि वो अपनी समझ से आगे भी एम्पायर की मदद करे, जो सुन के नोआ काफी ज्यादा खुश हो गया। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें एक सिंगर को दिखाया जाता है एंड यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। नोबल री इनकारनेशन के एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि नोआ कैपिटल घूमने के लिए आया है, खासकर एक जगह जिसे रेड स्ट्रीट कहा जाता है, जहां एक फेमस सिंगर गाना गाती थी। नोआ के साथ जोई भी थी। उसने अपने विलेज के काम में पूरी तरह से मदद करी थी, इसलिए नोआ अब उस पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करने लगा था। फिर वो दोनों मिलके उस सिंगर के शो पर पहुंचे, जहां जाते ही नोआ उस सिंगर का गाना सुन के रुक गया और उस सिंगर का नाम था एलिस। नोआ उसकी सिंगिंग सुन के बहुत ज्यादा अमेज हो गया था, बट तभी कुछ गुंडे स्टेज पर आ गए और एलिस के साथ बदतमीजी करने लगे। वहां का ओनर उन्हें रोकने के लिए आगे आया, पर उन गुंडों ने उसे भी धक्का दे दिया। वो लोग एलिस पर दबाव बनाने लगे और बोलने लगे कि वो सिर्फ गाना गा के अपने पिता के लोन को कभी नहीं चुका पाएगी। उनकी बातें सुन के एलिस काफी ज्यादा डर गई और वो काफी ज्यादा हेल्पलेस लगने लगी। नोआ ये सब चुपचाप नहीं देख सकता था, इसलिए वो आगे आया और उन्हें रुकने के लिए कहा, पर उनमें से एक आदमी को गुस्सा आ गया और उसने नोआ को पकड़ लिया। उसी टाइम पे लेवाइथन ने अपना असर दिखाया और स्वॉर्ड में से एक अजीब सी एनर्जी निकली और वो सभी गुंडे वहीं पर ढेर हो गए। फिर वो लोग नोआ को धमकी देते हुए वहां से भाग गए। नोआ ने ओनर को समझा दिया कि अगर वो लोग दोबारा आए तो उन्हें सीधा उसके पास भेज दिया जाए। जोई ने ओनर को एक कार्ड दिया, जिसे देख के ओनर को समझ में आ गया कि वो कोई मामूली बच्चा नहीं बल्कि 13th इंपेरियल प्रिंस है। ये जान के वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। नोआ ने किसी की रिएक्शन पर ध्यान नहीं दिया और उसने एलिस से कहा कि उसका गाना सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा था। नोआ ने एलिस से उसके हर महीने के जरूरत के बारे में पूछा, जिस पे एलिस ने जवाब दिया कि उसे घर के खर्चे के साथ साथ अपनी माँ का ट्रीटमेंट भी करवाना पड़ता है। जो सुन के नोआ ने फैसला किया कि वो एलिस को हर महीने 25 रन देगा, ताकि वो बिना किसी टेंशन के सिर्फ अपनी सिंगिंग पे ध्यान दे सके। और उसने ये भी कहा कि अगर वो और भी ज्यादा अच्छा गाने लगे तो ये अमाउंट फ्यूचर में बढ़ भी जाएगी। ये सुन के एलिस काफी ज्यादा खुश हो गई और उसने नोआ को थैंक यू बोला। फिर नोआ ने एलिस को उसकी टोपी लौटा दी एंड उसे उसका गाना कंप्लीट करने के लिए कहा। फिर अगले सीन में जब नोआ अपने पैलेस पहुंचा तो उसने गेट के बाहर कुछ लोगों को सिर झुकाए वहां बैठे हुए देखा। फिर हमें पता चलता है कि ये वही लोग हैं जो कि एलिस को परेशान कर रहे थे और अब वो नोआ से मिलके उससे माफी मांगना चाहते हैं। नोआ ने कहा कि उन्हें वापस भेज दिया जाए और उन्हें बता दिया जाए कि एक प्रिंस से जब चाहे तब नहीं मिला जा सकता। हेनरी ने नोआ के इस समझदारी की तारीफ की। उसने कहा कि बिना सोचे समझे ऐसे लोगों को मिलने देना रॉयल फैमिली की वैल्यू कम कर देता है। नोआ ने कहा कि ये बात तो सही है, पर उसके माइंड में एक और रीजन भी था। अंदर जाके नोआ ने हेनरी से कहा कि वो उस सिंगर की मदद करना चाहता है। उसने कहा कि जब उन लोगों को पता चलेगा कि प्रिंस अभी भी नाराज है तो वो लोग उस लड़की को दोबारा परेशान नहीं करेंगे। हेनरी नोआ की तारीफ करते हुए बोलता है कि वो इतनी कम उम्र में भी इतनी आगे की सोच सकता है, जहां उसी की उम्र के दूसरे बच्चे इतने समझदार नहीं होते। फिर बात मैजिक स्वॉर्ड पे आ गई और हेनरी नोआ से पूछता है कि क्या उसने सच में उस स्वॉर्ड को मास्टर कर लिया है। एंड नोआ इस बात को एक्सेप्ट करता है एंड बोलता है कि ये सब हेनरी की ही एडवाइस की वजह से हुआ है, क्योंकि उसी ने कहा था कि इस स्वॉर्ड की एक अपनी विल है। फिर हेनरी ने नोआ से पूछा कि वो इतनी बड़ी स्वॉर्ड को अपने साथ कैरी कैसे करता है, जिस पे नोआ बताता है कि स्वॉर्ड हर टाइम इतनी बड़ी नहीं रहती।
एंड नोआ अपने मन मुताबिक इस स्वॉर्ड को छोटा या बड़ा कर सकता है। हेनरी ये देख के शॉक हो गया और नोआ ने उसे समझाया कि वो स्वॉर्ड को ऐसे ही छोटा बनाकर अपनी स्लीव्स में छुपा के रखता है। नोआ ने बताया कि ये तरीका स्वॉर्ड ने ही उसे सिखाया था। हेनरी को ये मानने में थोड़ा टाइम लगा क्योंकि ये स्वॉर्ड बहुत टाइम से एक नेशनल ट्रेजर की तरह रखी गई थी और कोई भी अब तक इसे यूज नहीं कर पाया था। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि वही गुंडे अभी भी गेट के बाहर बैठे हुए हैं। पूरा दिन बीत जाने के बाद भी जब नोआ उनसे नहीं मिला तब उनका पेशेंस अब पूरी तरह से खत्म हो गया था। जैसे ही नोआ बाहर आया उनमें से एक आदमी बिल्कुल कंट्रोल खो बैठा और बाकी लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो किसी की सुनने को तैयार ही नहीं था। नोआ ने कुछ नहीं कहा, उसने बस एक नजर उनकी तरफ देखी और लिवाइथन की पावर की वजह से वो लोग वहीं पर फ्रीज हो गए एंड माहौल फिर से शांत हो गया। हेनरी ये देख के समझ गया कि नोआ ने फिर से स्वॉर्ड का पावर यूज किया है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि नोआ एक पार्टी में पहुंचता है। जैसे ही नोआ अंदर आया पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। ये साफ दिख रहा था कि अब लोग उसे बस एक प्रिंस नहीं बट एक ऐसे इंसान के रूप में देखने लगे थे जो कि सच में लोगों की मदद करता है। रेडॉक ने मुस्कुराते हुए नोआ से पूछा कि प्रिंस, आपके कमर में ये क्या है? नोआ ने जवाब दिया कि ये क्राउन प्रिंस की तरफ से मिला एक गिफ्ट है। ये सुनते ही पूरा कमरा शांत हो गया एंड किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि एक नेशनल ट्रेजर ऐसे कमर में लटका के घूमा जा सकता है। तभी एक आदमी हंस पड़ा और बोला, एक इतना छोटा बच्चा एक असली ट्रेजर लिए कैसे घूमेगा? ये तो कोई खिलौना होगा। लेकिन जैसे ही नोआ की नजर उस आदमी पर पड़ी, उस आदमी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे समझ में आ गया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो तुरंत बात बदलने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी लिवाइथन ने अपनी पावर रिलीज कर दी और पूरे हॉल में एक घुटन भरी प्रेशर फैल गई और सभी लोग डरने लगे। बट अगले ही पल सब कुछ नॉर्मल हो गया। लोगों को समझ में आ गया कि स्वॉर्ड नाराज हो गई थी क्योंकि उसके मास्टर का अपमान हुआ था। तभी रेडॉक तालियां बजाते हुए बोलने लगता है कि हम लोगों ने अभी अभी महसूस किया कि एक नेशनल ट्रेजर क्या होता है। अब हॉल में मौजूद हर कोई नोआ को एप्रिसिएशन की नजर से देख रहा था क्योंकि वो इतनी कम उम्र में इतने खतरनाक स्वॉर्ड को कंट्रोल कर पा रहा था। फिर रेडॉक ने पूछा कि उस आदमी का क्या किया जाए जिसने आपकी इंसल्ट की। नोआ ने कहा कि कुछ नहीं, उसे छोड़ दिया जाए। उसके बाद हर कोई एक एक करके नोआ को अपना इंट्रोडक्शन देने लगा। फिर एलन नाम का एक आदमी नोआ से मिलने आया और उसके साथ एक बच्ची भी थी जिसका नाम था कैंडी। इंट्रोडक्शन के बाद नोआ ने एलन से पूछा कि क्या कैंडी उसकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है। ये सुन के एलन शॉक हो जाता है। नोआ समझाता है कि एलन के वे ऑफ स्पीकिंग में ही नोबिलिटी है, बट कैंडी के साथ ऐसा नहीं है और उसके आंखों में देखने का तरीका स्लेवरी झेल चुके लोगों जैसा है। एलन तुरंत अपने घुटनों पे बैठ जाता है और मान लेता है कि ये सच है। वो बोलता है कि उसने कैंडी को एक स्लेव की तरह ही खरीदा था, पर वो काफी होशियार थी, इसलिए उसने उसे अपनी बेटी की तरह से ही पाला है। नोआ ये सुन के काफी ज्यादा खुश हो गया और वो बोला कि मुझे आप जैसे लोग काफी ज्यादा पसंद है। एंड नोआ ने उन दोनों को अपने मैंशन में भी इनवाइट करा एंड फिर वो दोनों वहां से चले गए। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि नोआ अगले दिन बिना किसी रीजन के ही कैपिटल में घूमने निकल पड़ा है। एंड तभी उसकी मुलाकात अपने बड़े भाई ऑस्कर के साथ होती है। ऑस्कर को ये जान के काफी मजेदार लगा कि नोआ अकेले ही घूमने निकल पड़ा है, क्योंकि नॉर्मली रॉयल फैमिली के बच्चे ऐसे घूमने नहीं निकलते। उस दिन ऑस्कर को भी कोई खास काम नहीं था, इसलिए वो भी नोआ के साथ घूमने निकल पड़ा। उसने कहा कि क्यों ना आज मार्केट में कोई ट्रेजर ढूंढा जाए। नोआ को भी ये आइडिया काफी अच्छा लगा, पर पूरा दिन मार्केट में घूमने के बाद भी उन्हें कुछ खास नहीं मिला। ऑस्कर ने कहा कि शायद आज उनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है। नोआ को भी ऐसा ही लगने लगा, पर जाते जाते नोआ की नजर एक पुरानी किताब पर पड़ गई। नोआ को वो किताब थोड़ी सी अजीब सी लगी, इसलिए उसने उस किताब को खरीद लिया। ऑस्कर ने उस किताब को देखकर कहा कि ये तो एक बहुत बड़े मेज की एक असली ग्रीमोर है। जैसे ही नोआ ने उस किताब को छुआ, लिवाइथन ने एक अजीब सा रिएक्शन दिया एंड नोआ ने स्वॉर्ड को उस किताब से टच किया एंड तभी उस किताब में से उसी महान मेज की स्पिरिट निकल आई जो कि इस किताब में कैद थी। ये देख के ऑस्कर बोलने लगा कि अभी के लिए यहाँ से निकलना ही सही रहेगा, पर नोआ ने अगले ही पल लिवाइथन से एक अटैक किया और उस स्पिरिट को वहीं पर खत्म कर दिया। ऑस्कर ये देख के हैरान हो गया कि इतने खतरनाक अटैक के बाद भी वहां के बिल्डिंग एंड लोग बिल्कुल सेफ हैं।
अगले ही पल एक आदमी इन दोनों के पास आया और बोला कि इसी गली में उसकी एक मैजिक आइटम्स की शॉप है। उसने कहा कि उसने अभी-अभी प्रिंस की ताकत देखी और वो उन्हें एक खास चीज दिखाना चाहता है। वो दोनों ही उसके साथ उसके शॉप में चले गए। वहां उस आदमी ने उन्हें एक रिंग दिखाई और कहा कि ये रिंग सिर्फ अपने मास्टर के सामने ही अपनी असली ताकत दिखाता है। ऑस्कर ने नोआ को ये रिंग पहनने को कहा एंड नोआ ने जैसे ही उस रिंग को पहना वो रिंग चमकने लगी एंड उस रिंग ने नोआ को अपना नया मास्टर मान लिया और देखते ही देखते वो रिंग एक आर्मर में बदल गई। ऑस्कर ने कहा कि ये उसकी तरफ से नोआ के लिए एक गिफ्ट है एंड इसके बाद दोनों ही शॉप से बाहर निकल आए एंड ऑस्कर ने नोआ से पूछा कि क्या वो उसे घर छोड़ दे, लेकिन नोआ ने कहा कि नहीं, वो किसी का इंतजार कर रहा है। अगले ही मोमेंट वही पहले का एक गुंडा नोआ पे अटैक कर देता है। जोई ने भी बिना सोचे समझे आगे बढ़कर नोआ को बचाने की कोशिश करी, लेकिन उससे पहले ही नोआ के रिंग ने अपनी पावर दिखाई और अपने आप ही एक शील्ड में ट्रांसफॉर्म हो गई एंड वो हमला बेकार हो गया एंड उस आदमी को भी वहीं पर पकड़ लिया गया। रिंग की ये पावर देख के ऑस्कर भी हैरान हो गया, लेकिन नोआ ने उसे समझाया कि उसने पहले ही इस रिंग को लेवायथन से कनेक्ट कर दिया था एंड इसीलिए जब उस पे हमला हुआ रिंग ने अपने आप ही उसे प्रोटेक्ट कर लिया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि नोआ फिर से एलिस का गाना सुनने के लिए आ गया है, बट नोआ देखता है कि आज भी कुछ लोग यहाँ एलिस को परेशान कर रहे हैं। नोआ बिना टाइम वेस्ट किए स्टेज पर चढ़ गया और उन दोनों के बीच में लड़ाई रोक दी। इसके बाद उसने उन दोनों आदमी को लेवायथन के पावर से एक झटका दिया, जिससे डर के वो दोनों वहां से भाग गए। सब कुछ शांत होने के बाद एलिस सोचने लगी कि वो नोआ का ये एहसान कैसे उतारेगी, जिस पे नोआ ने बोला कि उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो बस अपने गाने पे ध्यान दे, क्योंकि वो चाहता है कि एक दिन एम्परर भी उसे गाते हुए सुने। ये सुन के एलिस काफी ज्यादा खुश हो गई और रोने लगी एंड फिर से वो अपना गाना कंटिन्यू करती है एंड यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। नोबल री इनकारनेशन के एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि नोआ के मेड्स उसे रेडी कर रहे थे। तभी एक दूसरी मेड आके बोलती है कि एक गेस्ट नोआ से मिलने के लिए आया है। नोआ समझ जाता है कि ये होलजॉय के गवर्नर जनरल हैं एंड नोआ उन्हें पैलेस के अंदर आने देने के लिए कहता है। फिर हमें बताया जाता है कि रॉयल फैमिली में एक ट्रेडिशन है कि रॉयल फैमिली के प्रिंस को एक लैंड दिया जाता है ताकि वो उस जगह को रूल कर सके और गवर्नमेंट अफेयर्स सीख सके। फिर हम देखते हैं कि ये मार्ले नाम का बंदा नोआ को रिस्पेक्ट से ग्रीट करता है, जिस पे नोआ बोलता है कि इतनी ज्यादा फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है एंड उसे ऊपर बैठने के लिए कहता है। फिर नोआ बताता है कि ये दूसरी बार था जब वो इस आदमी से मिल रहा है एंड इससे पहले वो 1 साल पहले इस आदमी से मिला था जब वो एक गवर्नर जनरल बना था। फिर नोआ मार्ले से पूछता है कि होलजॉय में सब कुछ कैसा चल रहा है, एज उसे एक इंपेरियल ऑर्डर दिया गया था होलजॉय में फ्लड कंट्रोल करने के लिए। मार्ले का उतरा हुआ चेहरा देख के नोआ समझ जाता है कि होलजॉय में फ्लड की वजह से चीजें ठीक नहीं है। फिर हमें पता चलता है कि होलजॉय एक बहुत ही बड़ा लैंड है जहाँ ज्यादातर खाने की चीजें उगाई जाती है और एक बहुत बड़े रिवर के पास में होने की वजह से होलजॉय में ओकेशनली फ्लड आती रहती है एंड एस मार्ले अल्मेरिया के वाटर क्लैन से बिलोंग करता है, इसीलिए एम्परर ने उसे होलजॉय का गवर्नर जनरल बनाया था, इस उम्मीद में कि वो वहां का फ्लड कंट्रोल कर पाएगा। फिर नोआ उससे पूछता है कि आखिर वहां प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, जिस पे मार्ले बताता है कि उन्हें फ्लड कंट्रोल करने के लिए अभी तक कोई फंडिंग नहीं मिली है, जिस वजह से वहां के फ्लड के सिचुएशन को अभी तक ठीक नहीं करा जा सका है। जो सुन के नोआ शॉक हो जाता है एंड बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे पास थोड़ी बहुत तो फंडिंग होगी ही, एज ये एक इम्पेरियल ऑर्डर था। जिस पे मार्ले बोलता है कि हाँ, उन्हें फंडिंग अलॉट तो करी गई है, पर उन्हें अभी तक वो पैसे मिले ही नहीं हैं, एज होम मिनिस्ट्री कोई ना कोई बहाना दे के उन्हें वो पैसे देती ही नहीं। जो सुन के नोआ को सारा सिचुएशन समझ में आ गया एंड वो वहां से उठ के कहीं पर जाने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि नोआ फाइनेंस मिनिस्टर से मिलने के लिए आया है, जिस पे वो मिनिस्टर नोआ से पूछता है कि प्रिंस, क्या कोई खास वजह है कि आप आज खुद मुझसे मिलने के लिए आए हैं। फिर नोआ मार्ले के सिचुएशन के बारे में बताता है एंड बोलता है कि फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से उसके फंड्स को डिले किया जा रहा है। जो सुनने के बाद वो मिनिस्टर इस चीज को पूरी तरह से डिनाई कर देता है और नोआ पूछता है कि तो फिर मार्ले को अब तक उसकी फंडिंग क्यों नहीं मिली है, जिस पे वो मिनिस्टर फिर से एक एक्सक्यूज देने की कोशिश करने लगता है। बट तभी नोआ बोलता है कि अगर तुम ये बोलना चाहते हो कि ये सब
एक बच्चा नहीं समझेगा तो फिर चुप रहो। जिस पे मिनिस्टर घबरा जाता है एंड बोलता है कि वो ऐसा सोचने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। जो सुन के फिर नोआ उससे एक्सप्लेनेशन मांगता है, जिस पे वो मिनिस्टर बोलने लगता है कि होलजॉय में पिछले साल भी फ्लड आई थी, जिस वजह से एम्परर ने होलजॉय के लोगों के टैक्स को माफ कर दिया था। एंड मिनिस्ट्री को लगता है कि होलजॉय उसी टैक्स के पैसे को यूज कर सकती है अपने फ्लड के सिचुएशन को ठीक करने के लिए। जो सुन के नोआ बोलता है कि क्या तुम मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो? तुम बोल रहे हो कि एम्परर ने उनके टैक्स को माफ कर दिया था क्योंकि उनके पास टैक्स देने के लिए पैसे ही नहीं थे, और तुम उन्हें वो पैसे यूज करने के लिए कह रहे हो जो उनके पास एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैं फिर से पूछता हूँ, क्या तुम मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो? जिस पे वो मिनिस्टर घबरा जाता है एंड वो फिर से एक्सक्यूज देने की कोशिश करने लगता है एंड बोलता है कि वो उन्हें अभी पैसे नहीं दे सकता, और वो रीजन देता है कि उन पैसों से एम्परर के लिए समर वेकेशन पैलेस बनाया जाने वाला है। जो सुनने के बाद नोआ बोलता है कि क्या अब तुम एम्परर के नाम का यूज करके पूरे रॉयल फैमिली को पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो? अगर बात ऐसी ही है तो क्या मैं खुद एम्परर से जाके बात करूं इस बारे में? जो सुनते ही मिनिस्टर घबरा जाता है एंड बोलता है कि वो तुरंत ही होलजॉय को फंड दे देगा। फंड्स मिलने के बाद मार्ले होलजॉय वापस चला जाता है फ्लड की सिचुएशन को ठीक करने के लिए। तभी एक बंदा नोआ के लिए एक मैसेज लेके आता है एंड बोलता है कि एम्परर ने उसे मिलने के लिए बुलाया है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि नोआ एम्परर से मिलने के लिए पहुंच गया है एंड वो जाते ही एम्परर को ग्रीट करता है। एम्परर नोआ को देख के उसे शाबाशी देते हैं होलजॉय की सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करने के लिए। जो सुन के नोआ शॉक हो जाता है कि ये जानकारी एम्परर के पास इतनी जल्दी कैसे पहुंच गई। फिर एम्परर नोआ को शाबाशी देते हुए बोलते हैं कि इतनी कम उम्र होने के बावजूद तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। और फिर वो लिवायथन को देख के बोलते हैं कि तो लिवायथन अब ऐसा दिखता है, ये पहले से छोटा लग रहा है। एंड वो नोआ से काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड थे कि इतनी ज्यादा खतरनाक स्वॉर्ड होने के बावजूद नोआ ने इसे अब मास्टर कर लिया है। फिर एम्परर बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक इंस्ट्रक्टर को बुलाया है ताकि तुम इस स्वॉर्ड को और अच्छे से यूज करना सीख पाओ। फिर हमें उस इंस्ट्रक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम है डेमियन। एंड एम्परर बोलते हैं कि डेमियन एम्पायर का सबसे बेहतर स्वॉर्ड्समैन है एंड शायद ही ऐसा कोई है जो कि उसे स्वॉर्ड फाइट में हरा सकता है। डेमियन फिर एम्परर से रिक्वेस्ट करता है कि वो नोआ को अभी टेस्ट करना चाहता है। जो सुन के एम्परर बोलते हैं कि तुम एक बच्चे को टेस्ट करना चाहते हो जिसे अभी स्वॉर्ड टेक्निक्स अच्छे से आती ही नहीं। जिस पे डेमियन बोलता है कि वो उसके एप्टीट्यूड को चेक करना चाहता है, उसके टेक्निक्स को नहीं। ये सुनते ही एम्परर भी उसे परमिशन दे देते हैं एंड डेमियन नोआ को टेस्ट करने के लिए रेडी हो जाता है एंड नोआ से कहता है कि तुम मुझ पे जैसे चाहो वैसे अटैक कर सकते हो अपने स्वॉर्ड से। नोआ अगले ही मोमेंट डेमियन पे लिवायथन से अटैक कर देता है और वो डेमियन के स्वॉर्ड को उसके हाथों से दूर गिरा देता है। फिर अगले ही मोमेंट डेमियन एम्परर से माफी मांगता है और बोलता है कि उसके पास प्रिंस को सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सुनते ही एम्परर भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं एंड बोलते हैं कि वो इस बार के नाइट सिलेक्शन एग्जाम में नोआ को जज बनाएंगे। नोआ फिर एम्परर से एक रिक्वेस्ट करता है कि वो हर एक कैंडिडेट को कैपिटल में टेस्ट करना चाहता है क्योंकि वो हर रीजन में उन्हें खुद टेस्ट करने के लिए नहीं जा सकता, और वो नहीं चाहता है कि कोई भी टैलेंट किसी भी रीजन से ओवरलुक कर दिया जाए। जिस पे एम्परर भी एग्री कर लेते हैं। फिर हमें नोआ के पैलेस का सीन दिखाया जाता है एंड नोआ जोई से पूछ रहा था कि क्या उनके विलेज से भी कोई पार्टिसिपेंट है नाइट सिलेक्शन एग्जाम के लिए। जिस पे जोई बोलते हैं कि हाँ, उनके विलेज से हर साल एक कैंडिडेट को भेजा जाता है इस एग्जाम के लिए। जिस पे नोआ बोलता है कि इस साल के सारे प्रिलिमिनरी एग्जाम्स हो गए हैं एंड अगर उनका विलेज चाहे तो और कैंडिडेट्स को भेज सकता है। जिस पे जोई कुछ बोलना चाहती थी पर वो बोलने से हेजिटेट करती है, जो कि नोआ नोटिस कर लेता है एंड पूछता है कि क्या बात है। जिस पे जोई बताती है कि उनके विलेज से एक और कैंडिडेट को भेजना उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि सिर्फ एक कैंडिडेट को ही इस एग्जाम में भेजने के लिए उन्हें विलेज के सभी लोगों से डोनेशन लेना पड़ता है क्योंकि कैपिटल में सभी चीजें बहुत ज्यादा महंगी है एंड इसीलिए वो लोग हर साल बस एक ही कैंडिडेट को भेजते हैं। जिस पे नोआ बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दूंगा क्योंकि मैं जितने पॉसिबल उतने टैलेंट्स को रिक्रूट करना चाहता हूँ। एंड बोलता है कि वो हर एक कैंडिडेट के रहने और खाने का इंतजाम खुद फ्री में करवाएगा। फिर नोआ इन्हीं सब चीज़ों को बायरन के साथ डिस्कस करने के लिए चला जाता है एंड बायरन भी सभी प्रिपरेशंस को ऑलमोस्ट फ्री में ही करने के लिए रेडी हो जाता है। ये देखते ही नोआ बायरन से पूछने लगता है कि तुम ये सब ऑलमोस्ट फ्री में क्यों कर रहे हो? आखिर तुम्हें
बदले में क्या चाहिए? जो सुन के बायरन बोलता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट नोआ उसे कहता है कि झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। जिस पे बायरन जवाब देता है कि कैपिटल में हर साल एक पैलेस एम्प्लॉयमेंट एग्जाम होता है, जो कि ऑलमोस्ट नाइट सिलेक्शन एग्जाम के लेवल का ही होता है। और मैं बस पूछना चाहता था कि आखिर इसमें किस तरह के लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। जिससे नोआ समझ जाता है कि बायरन पैलेस में अपने पहचान के एक लड़की को भेजना चाहता है, जिससे कि पैलेस में ऐसा कोई होगा जिससे कि उसे सपोर्ट मिल सकता है एंड शायद कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन भी मिल जाए। बट बायरन तुरंत ही नोआ को बताने लगता है कि ये सब नोआ ने जिस मैटर में हेल्प मांगी है उससे बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। फिर नोआ बोलता है कि ठीक है, पर अगर तुम लड़की को भेजना चाहते हो तो उस लड़की को पहले मेरा अप्रूवल पाना होगा। ये सुनते ही बायरन और उसकी बेटी कैंडी नोआ के सामने झुक जाते हैं एंड अपना ग्रेटिट्यूड शो करते हैं और खुद को नोआ का सबऑर्डिनेट बोलते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड नोआ देखता है कि बायरन को अपना सबऑर्डिनेट एक्सेप्ट करने पे उसके स्टैट्स इंक्रीज हो गए हैं। बट तभी हम देखते हैं कि बारिश शुरू हो जाती है एंड नोआ का वाटर एबिलिटी स्टैट एस से डिक्रीज होके सिर्फ एस पे आ जाता है। एंड इसे देखते ही नोआ समझ जाता है कि शायद अल्मेरिया में कुछ प्रॉब्लम्स हुई है और वो जोई से कहता है कि वो इसी वक्त एम्परर से मिलने जा रहा है। फिर अगले सीन में नोआ एम्परर को अल्मेरिया में आई प्रॉब्लम के बारे में बताता है, जिस पे एम्परर नोआ से पूछता है कि आखिर उसे कैसे पता चला। जो सुन के नोआ समझ जाता है कि एम्परर को भी इसके बारे में पहले से ही पता है। फिर एम्परर नोआ को बताते हैं कि एल्मेरिया में एक रिबेलियन स्टार्ट हो गया है एंड एम्परर नोआ से पूछते हैं कि क्या नोआ खुद इस रेबेलियन के बारे में कुछ करने वाला है। जिस पे नोआ बोलता है कि वो अभी भी रियल लाइफ वॉर या कॉम्बैट से फेमिलियर नहीं है, इसीलिए इस रेबेलियन को रोकने के लिए उसके बड़े भाइयों में से कोई एक सही रहेगा। जो सुन के एम्परर पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि इसके लिए कौन सही रहेगा। जिस पे नोआ बोलता है कि मेरे हिसाब से ब्रदर हेनरी इसके लिए सही रहेंगे। जिस पे एम्परर भी एग्री करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि हेनरी अब एल्मेरिया के लिए निकल चुका होता है एंड वो नोआ से पूछ रहा होता है कि क्या तुम श्योर हो, ये रेबेलियन तुम्हारे लिए एक चांस हो सकता है एंड ये फ्यूचर में तुम्हें बेनिफिट दे सकता है। जिस पे नोआ बोलता है कि मैं अभी भी ऐसी सिचुएशंस के लिए रेडी नहीं हूँ, अगर मैं जीत भी जाऊं तो भी शायद कई सारे सोल्जर्स मारे जाएंगे। तभी लिवायथन नोआ को एक सिग्नल देता है एंड नोआ समझ जाता है कि उनके आसपास एनिमीज हैं एंड वो तुरंत ही कैरियज को रोकने के लिए कहता है एंड वो समझ जाता है कि ये लोग नोआ के ही पीछे आए हैं। तभी नोआ के चारों तरफ वाटर ट्रैप्स एक्टिवेट हो जाते हैं एंड कुछ लोग उसे कैप्चर करने का भी ट्राई करते हैं। बट नोआ अपने शील्ड की मदद से बच जाता है और एक एक करके सभी रेबल्स को हराने लगता है और उन्हें हरा के उन्हें पूछताछ के लिए कैप्चर कर लिया जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में नोआ बायरन को उससे मिलने के लिए बुलाता है और उससे पूछता है कि तुम अल्मेरिया के आसपास भी अपना बिजनेस चलाते हो क्यों, है ना? जिस पे बायरन एग्री करता है। बट नोआ उसे बोलता है कि खुद को मरा हुआ समझ लेना अगर तुमने ये किसी और से कहा, जो कि अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। अल्मेरिया में एक रेबेलियन स्टार्ट हो गया है और वो बायरन को पैसे देके उस एरिया के सभी खाने की चीजों को खरीद लेने के लिए बोलता है जो कि घोड़े खाते हैं। तभी एटलीस्ट रेबल्स के घोड़े वॉर में बेकार हो जाएंगे और नोआ सोचता है कि इससे शायद हेनरी की इस वॉर में थोड़ी सी भी मदद हो जाएगी। एंड यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में हम नोआ एंड एम्परर के बीच में एक कन्वर्सेशन देखते हैं, जहां एम्परर बताते हैं कि जिन असैसिन्स को नोआ ने पकड़ा था उन्होंने काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन दिया है एंड वो बोलते हैं कि वो असैसिन्स नोआ को पकड़ के एम्परर से अपना काम निकलवाना चाहते थे। ये सब सुन के नोआ बोलता है कि उन्होंने ये सब बहुत ही आसानी से बता दिया है, ऐसा हो सकता है कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं। जिस पे एम्परर बोलते हैं कि उनसे सच निकलवाने के कई तरीके हैं और फिर वो नोआ को अप्रिशिएट करते हैं रेबल्स के हॉर्सेस को टारगेट करने के लिए, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाएंगे। बट नोआ ये सब सुन के शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने बस अभी अभी ये ऑर्डर ही दिया था, ये अभी तक कंप्लीट भी नहीं हुआ है, तो एम्परर को ये कैसे पता चल गया। नोआ के इस आइडिया के लिए एम्परर नोआ के क्रेस्ट में एक स्वॉर्ड ऐड करने का रिवॉर्ड देते हैं एंड हमें पता चलता है कि एम्पायर में ये सबसे बड़ा ऑनर है। बट किसी ने अगर बिना परमिशन के ऐसा करने की कोशिश करी तो उसे बहुत बड़ी पनिशमेंट भी मिल सकती है। नोआ इस चीज के लिए एम्परर को थैंक यू बोलता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड नोआ बायरन से मिलने के लिए आता है एंड बायरन बोलता है कि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है एंड वो उन रेबल्स के लीडर के बारे में भी बताता है
कि वो अपनी गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तभी एक मेड वहां पर आके नोआ को रिपोर्ट देती है कि गेट पे एक बहुत ही घायल आदमी आया है एंड बोल रहा है कि उसके पास नोआ के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है। नोआ तुरंत ही उस आदमी से मिलने के लिए जाता है एंड वो आदमी बोलता है कि वो अल्मेरिया का एक गार्ड है एंड वो बोलता है कि उसी के एक सुपीरियर ने अल्मेरिया में एक रेबेलियन स्टार्ट किया है एंड इसी वजह से वो यहाँ पे नोआ को ये रिपोर्ट देने के लिए आया है। ये सुन के नोआ उस गार्ड को थैंक यू बोलता है उसे ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए एंड वो अपनी मेड से उस गार्ड का ट्रीटमेंट करने के लिए एंड उसे इस इन्फॉर्मेशन के लिए रिवॉर्ड देने के लिए कहता है। ये सब देख के बायरन नोआ से पूछता है कि उसने उस गार्ड को इस इन्फॉर्मेशन के लिए रिवॉर्ड क्यों दिया, जबकि नोआ को ये इन्फॉर्मेशन पहले से ही पता है। जिस पे नोआ बोलता है कि मैं उस गार्ड को इस इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं बल्कि उसके लॉयल्टी के लिए रिवॉर्ड दे रहा हूँ, क्योंकि उसने बस मुझे ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करी। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड जोई नोआ के पास आती है एंड वो काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रही थी, जो देख के नोआ पूछता है कि क्या बात है, वो इतनी परेशान क्यों लग रही है। जिस पे जोई नोआ को बोलती है कि किसी ने उसे पैसे दिए हैं ताकि वो नोआ को नींद की दवाई खिला दे। जो सुन के नोआ पूछता है कि अगर तुम्हें ये काम करने के लिए पैसे मिल ही चुके हैं तो फिर तुम ये सब मुझे क्यों ही बता रही हो। जो सुन के जोई शॉक हो जाती है एंड बोलती है क्योंकि वो कभी भी नोआ को बिट्रे नहीं कर सकती, क्योंकि नोआ ने उसकी मदर और उसकी विलेज की बहुत ज़्यादा मदद करी है। फिर जोई बोलती है कि उन लोगों ने जोई को धमकी दी है कि अगर उसने ऐसा नहीं करा तो वो लोग जोई को ही मार देंगे एंड बोलती है कि वो फिर भी नोआ को बिट्रे नहीं कर सकती। जो सुनने के बाद नोआ जोई से बोलता है कि तुम वैसा ही करो जैसा उन रेबल्स ने तुमसे करने के लिए कहा है एंड मुझे उनके पास ले जाओ और तुरंत ही वहां से तुम दूर चले जाना और छुप जाना, नहीं तो वो तुम्हें भी मारने की कोशिश करेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि नोआ को होश आता है एंड कुछ लोग बात कर रहे थे। फिर नोआ लिवाइथन को निकाल लेता है एंड खुद को फ्री कर लेता है एंड लिवाइथन के मेमोरीज से देखता है कि नोआ के बेहोश होने के बाद क्या क्या हुआ। फिर वो सारा सिचुएशन समझने के बाद अपनी स्वॉर्ड लेके उन रेबल्स के सामने आ जाता है और एक एक करके सारे रेबल्स को हरा देता है जिन्होंने उसे पकड़ लिया था। और तब तक वहां जोई भी गार्ड्स को लेके आ जाती है। फिर नोआ उन गार्ड्स को उन रेबल्स को अरेस्ट करने के लिए कहता है, बट तभी एक रेबल के पास से एक स्वॉर्ड नीचे गिरता है, जो देख के नोआ समझ जाता है कि इस स्वॉर्ड पे किसी ने कर्स चढ़ाया हुआ है और वो उन गार्ड्स को इस स्वॉर्ड को टच करने से मना करता है एंड उसे लगता है कि ये और कोई नहीं बल्कि इन्हीं रेबल्स के लीडर का काम है। फिर नोआ लिवाइथन की मदद से रेबल्स के लीडर को ट्रैक करता है एंड दूर से ही लिवाइथन के पावर का यूज करके उसे मार देता है। एम्परर को भी इस बारे में पता चल जाता है एंड वो नोआ को उसके इस अचीवमेंट के लिए शाबाशी देते हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि रेबल्स के लीडर के मारे जाने की वजह से सारे रेबल्स कमज़ोर हो चुके थे एंड हेनरी ने उन सभी को बहुत ही जल्द कैप्चर कर लिया। फिर हमें एक मीटिंग दिखाई जाती है जहां एम्परर उन रेबल्स के पनिशमेंट को डिसाइड करने वाले थे। एम्परर उन सभी रेबल्स को डेथ पनिशमेंट देने का डिसाइड करते हैं, पर तभी नोआ उन्हें ऐसा ना करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, जो सुन के सभी लोग शॉक हो जाते हैं एंड एम्परर नोआ से इसका रीज़न पूछते हैं, जिस पे नोआ बोलता है कि एम्परर को गुस्से में डिसीजन ना लेके लॉ के अकॉर्डिंग पनिशमेंट देनी चाहिए, वरना इससे एम्परर का ही नाम खराब होगा। जो सुन के एम्परर भी अपने मिस्टेक को मानते हैं एंड नोआ को थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि नोआ ने उन्हें ये गलती करने से रोक लिया एंड इसके लिए एम्परर नोआ को एक टाइटल देने का भी डिसाइड करते हैं एंड वो नोआ को वाइज प्रिंस का टाइटल भी देते हैं। फिर वो अचानक से बोलते हैं कि नोआ, काश अगर तुम और थोड़े टाइम पहले इस दुनिया में आए होते तो। एंड ये कह के ही वो रुक जाते हैं एंड किसी को भी इसका मतलब समझ में नहीं आता। फिर एम्परर नोआ से पूछते हैं कि कुछ ही टाइम में नाइट सिलेक्शन एग्जाम है, क्या उसने डिसाइड कर लिया है कि वो कैंडिडेट्स को कैसे सिलेक्ट करेगा। जिस पे वो बोलता है कि वो इस मीटिंग के बाद एम्परर को डायरेक्टली अपने प्लान को दिखाना चाहेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि नोआ चाय पी रहा होता है एंड कुछ लोग बकेट्स लेके नोआ की तरफ आ रहे होते हैं एंड वो नोआ पे पानी फेंकने लगते हैं, बट उसका मैजिकल रिंग ऑटोमेटिकली उसे ब्लॉक कर देता है, जो देख के एम्परर भी शॉक हो जाते हैं। फिर नोआ बोलता है कि वो पार्टिसिपेंट्स को भी उस पे ऐसे ही अटैक करने के लिए कहेगा और जिसका भी अटैक उसे सबसे स्ट्रांग लगेगा वो उन कैंडिडेट्स को ही सिलेक्ट कर लेगा। जो सुन के एम्परर नोआ से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं एंड बोलते हैं कि तुम सच में काफ़ी ज़्यादा बहादुर हो,
कि नाइट्स को सिलेक्ट करने के लिए तुम खुद पे भी अटैक करवाने के लिए रेडी हो। एंड यहीं पे यह एपिसोड खत्म हो जाता है। नोबल री इनकारनेशन के एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि फाइनली नाइट सिलेक्शन एग्जाम स्टार्ट हो चुका है, जहां हमें बहुत सारे कंटेस्टेंट भी दिखाए जाते हैं जो कि इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे थे। और इस बार का नाइट सिलेक्शन एग्जाम बहुत ही अलग था, क्योंकि इस बार खुद एक प्रिंस नाइट्स को सिलेक्ट करने वाला था। फिर हम देखते हैं कि सारे कंटेस्टेंट्स एक एक करके नोआ पे अटैक करने आ रहे थे, और नोआ स्टेज पे बैठ के आराम से चाय पी रहा था। तो इस बार के एग्जाम का सिलेक्शन प्रोसेस ही ये था कि सारे कैंडिडेट्स नोआ पे अटैक करेंगे, और जो भी कैंडिडेट नोआ को स्ट्रांग इनफ लगेगा वो उसे सिलेक्ट कर लेगा। तभी एक कैंडिडेट आके नोआ पे अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, पर तभी नोआ की मैजिक रिंग उसके सामने एक शील्ड क्रिएट कर देती है, जिस वजह से इस अटैक से नोआ को कुछ भी नहीं होता। उल्टा उस कैंडिडेट का स्वॉर्ड ही टूट जाता है। ये सब देख के वहां मौजूद सभी लोग यही सोचने लगते हैं कि इस बार शायद कोई भी ये एग्जाम पास ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि शायद कोई भी नोआ को हरा नहीं पाएगा। और ऐसा ही हो रहा था, और कोई भी नोआ को एक स्क्रैच तक नहीं दे पा रहा था। एंड तभी हमें एम्परर और उनके अटेंडेंट को दिखाया जाता है, और एम्परर भी यही सब सोच रहे थे कि शायद इस बार कोई भी एग्ज़ाम ये पास नहीं कर पाएगा। और वो सोचते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ कि नोआ किस तरह के नाइट्स को सिलेक्ट करेगा। फिर हमें एक मेज को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत ही पावरफुल फायर मैजिक से नोआ पे अटैक करता है, पर इससे भी नोआ को कुछ भी नहीं होता, और वो इस अटैक से भी काफ़ी आसानी से बच जाता है। अब नोआ को भी लगने लगा था कि शायद अब और कोई भी नहीं आएगा जो कि उसके एक्सपेक्टेशंस को मीट कर पाए, क्योंकि अब शाम होने लगी थी। बट तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है, और सभी लोग उसे देख के सोचने लगते हैं कि जब इतने सारे स्ट्रॉन्ग फाइटर्स कुछ नहीं कर पाए तो ये लड़की क्या कर लेगी। पर वो लड़की लोगों की इन बातों को इग्नोर करते हुए नोआ पे अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है, और वो अटैक कर भी देती है। एंड अभी भी नोआ का शील्ड पहले ही नोआ के सामने आ जाता है। बट इस बार सिचुएशन थोड़ी अलग थी, क्योंकि इस लड़की के अटैक की वजह से नोआ के शील्ड में एक क्रैक आ जाता है, एंड साथ ही साथ उसका शील्ड टूट भी जाता है। एंड उस अटैक की वजह से नोआ के हाथ में थोड़ी सी चोट भी लग जाती है। इस वजह से वहां पे मौजूद सोल्जर्स उस लड़की को पकड़ लेते हैं, बट नोआ उनसे उस लड़की को छोड़ने के लिए कहता है, और वो उस लड़की से उसका नाम पूछता है, जिस पे वो अपना नाम शर्ली बताती है। फिर नोआ बोलता है कि तुम इस टेस्ट में पास हो गई हो, जो सुन के वहां पे मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। शर्ली खुद भी शॉक होकर नोआ से पूछने लगती है कि मैं पास कैसे हो गई, मैंने आपको चोट पहुंचाई है। जिस पे नोआ बोलता है कि यही तो एग्जाम था कि तुम मुझ पर अटैक करोगी और मेरे डिफेंस को ब्रेक करोगी, और तुमने ये कर दिया है, इसीलिए तुमने ये एग्जाम पास कर लिया है। फिर सीन शिफ्ट होता है, एंड शर्ली नोआ से फिर से पूछ रही थी कि क्या मैं सच में पास हो गई, जिस पे नोआ बोलता है कि हाँ तुम पास हो गई हो। बट शर्ली फिर भी नोआ को चोट पहुंचाने के लिए माफी मांगती है, जिस पे नोआ शर्ली से कहता है कि तुम फिर से अपनी स्वॉर्ड से मुझ पे अटैक करो। जो सुन के शर्ली फिर से रेडी हो जाती है, एंड नोआ पे अटैक कर देती है। बट इस बार नोआ के शील्ड को एक स्क्रैच तक नहीं आई थी, जो देख के शर्ली शॉक हो गई कि ऐसा क्यों हो रहा है। जिस पे नोआ बोलता है कि तुमने मुझे गलती से चोट नहीं पहुंचाई, बल्कि मैंने खुद तुम्हें अलाउ करा मुझे चोट पहुंचाने के लिए। शर्ली को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहा है, जिस पे नोआ उसे समझाते हुए बोलता है कि मुझे एक ऐसा नाइट चाहिए था जो कि बिना किसी हेजिटेशन के मेरा ऑर्डर फॉलो करे, ना कि मुझसे डर के मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करने में हेजिटेट करे। और इसीलिए मैंने तुम्हें सिलेक्ट किया, क्योंकि तुम में वो रिजॉल्व है कि तुम मेरी कोई भी ऑर्डर मानोगी। जो सुन के शर्ली अपनी लॉयल्टी नोआ के लिए प्लेज करती है। तभी वहां पे डॉक्टर नोआ का चेकअप करने के लिए आ जाते हैं, एंड चेकअप करने के ऐसे तरीके को देख के शर्ली हैरान हो जाती है। जिस पे नोआ उसका रीजन पूछता है, जिस पे वो बताती है कि उनके विलेज में कोई भी डॉक्टर नहीं है, इसलिए विलेज के एल्डर्स ही छोटे मोटे चोट की ट्रीटमेंट करते थे। जो सुन के वो डॉक्टर बोलता है कि गरीब विलेजेस में ऐसा ही होता है। जिस पे नुआ शर्ली को उसका पहला ऑर्डर देता है कि उसे उसके विलेज से इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग लोगों को लाना होगा, एंड नुआ डॉक्टर को उन लोगों को अपना अप्रेंटिस बनाने के लिए कहता है। फिर अगले सीन में एक नाइट नुआ के पास आता है, नाइट सिलेक्शन एग्जाम से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन की वजह से। और वो बोलता है कि इस बार नोआ की वजह से सारे के सारे सिलेक्टेड नाइट्स अपने काम में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं।
फिर नोआ शर्ली को उस नाइट को बाहर छोड़ने जाने के लिए कहता है। शर्ली उस नाइट को झुक के थैंक यू बोलती है यहाँ तक आने के लिए, जो देख के वो नाइट बोलता है कि तुम्हें मेरे सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा हम दोनों ही सेम पोस्ट पे हैं। एंड ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हमें एलिस को गाते हुए दिखाया जाता है एंड नोआ भी वहीं पे था। तभी जोई एक लेटर लेके नोआ के पास आती है एंड बोलती है कि जिन गार्ड्स ने उसे ये लेटर दिया था, उन्होंने बोला कि कोई ये लेटर उन्हें दे के भाग गया। उस लेटर से नोआ को पता चलता है कि अल्मेरिया में अभी भी कुछ रेबल्स हैं जो कि कुछ तो प्लान कर रहे हैं एंड ये लेटर देने वाला अंडर कवर होके उन्हें ही इन्वेस्टिगेट करने गया है। इससे नोआ को समझ में आ जाता है कि ये वही सोल्जर है जो कि नोआ को पहले भी अल्मेरिया के रेबल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने आया था। नोआ बोलता है कि हेनरी अभी भी वहीं पे है एंड उसे जल्दी से हेनरी को ये इन्फॉर्मेशन देना होगा ताकि वो ये सब पहले ही रोक सके। बट फिर हमें पता चलता है कि वो सोल्जर पकड़ा गया एंड उन रेबल्स ने उसे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया। इवन तो हेनरी ने उसे बाद में रेस्क्यू कर लिया, पर वो सोल्जर अभी भी अनकॉन्शियस है। इन सब के लिए नोआ खुद को दोष देने लगता है एंड वो जोई से कहता है कि उस सोल्जर के ट्रीटमेंट के लिए जो भी चाहिए वो उस तक पहुंचा दिया जाए। फिर अगले सीन में नोआ और शर्ली मार्केट में गए हुए होते हैं क्योंकि नोआ अपने बड़े भाई हेनरी के लिए कोई गिफ्ट लेना चाहता था, क्योंकि उसने अल्मेरिया के सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी थी और उसी की वजह से अब वहाँ सिचुएशन स्टेबल है। नोआ फिर से उसी शॉप में जाता है जहाँ से उसने वो मैजिक रिंग लिया था। वहाँ का ओनर नोआ को गिफ्ट के लिए कई सारी अलग अलग चीज़ों के साथ एक ग्लास की स्टैचू भी दिखाता है, जो देख के नोआ भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है कि क्या ग्लास से भी ऐसा कुछ बनाया जा सकता है। जिस पे उस शॉप का ओनर बोलता है कि अब पूरी दुनिया में बस ऐसे दो ही स्टैचूज हैं। जो सुन के नोआ उस स्टैचू को 10,000 गोल्ड कॉइन्स में खरीदने के लिए रेडी हो जाता है। बट तभी वहाँ पे ऑस्कर भी आ जाता है एंड उसकी भी नज़र उस ग्लास की स्टैचू पर पड़ जाता है एंड वो उसे तुरंत ही पहचान लेता है। वो बोलता है कि तो तुम्हें ये सेकंड वाला स्टैचू मिल गया। जो सुन के नोआ पूछता है कि तो क्या आपको पता है कि पहला वाला स्टैचू कहाँ पर है? जिस पे ऑस्कर बोलता है कि हाँ, वो मेरे ही पास है। जो सुनते ही नोआ उस सेकंड वाले स्टैचू को तोड़ देता है एंड ऑस्कर से बोलता है कि अब आपके पास जो पहला स्टैचू है वही वन एंड ओनली ओरिजिनल वाला है। ये सब नोआ ने ऑस्कर को इम्प्रेस करने के लिए किया था, क्योंकि ऐसा करने से ऑस्कर के पास जो स्टैचू है अब उसकी वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके बाद नोआ हेनरी के लिए कोई दूसरा गिफ्ट सिलेक्ट कर देता है। फिर वापस पैलेस जाते समय नोआ नोटिस करता है कि शर्ली थोड़ी परेशान लग रही है, जिस पे नोआ पूछता है कि उसे क्या हुआ एंड वो बोलती है कि वो उस स्टैचू के बारे में सोच रही थी। उसे पता है कि नोआ ने ऐसा क्यों किया, पर फिर भी वो कितना कीमती ट्रेजर था और नोआ ने उसे बिना किसी हेजिटेशन के डिस्ट्रॉय कर दिया। ऐसा क्यों? जिस पे नोआ बोलता है कि क्योंकि वो बस एक ऑब्जेक्ट था और मेरे लिए असली ट्रेजर वो लोग हैं जिन पे मैं भरोसा करता हूँ। फिर हमें 6 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ नोआ अब 12 साल का हो चुका है एंड यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में हमें नोआ के पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ नोआ नाश्ता कर रहा था और हमें पता चलता है कि नोआ अब 12 साल का हो चुका है। तभी हम देखते हैं कि एक मेड खिड़की के पास खड़े होके कुछ देख रही थी और उसे देख के नोआ पूछता है कि क्या कोई परेशानी है। जिस पे वो मेड बोलती है कि आपको गिफ्ट भेजने वालों की लाइन अभी भी खत्म नहीं हुई है, जबकि आपके बर्थडे को 3 दिन हो गए हैं। जिस पे नोआ भी एग्री करता है, बट जोई बताती है कि पिछले साल तो ये 1 हफ्ते तक चला था। जिस पे नोआ बोलता है कि बट मैं बस इन गिफ्ट्स को लेके काम खत्म नहीं कर सकता और मिली हुई चीज़ और उन्हें भेजने वालों की डिटेल्स रिकॉर्ड करनी होती है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। बट मुझे यकीन है कि एवेलिन सब कुछ अच्छे से संभाल लेगी। फिर हमें पता चलता है कि नोआ ने अब लेवायथन को पूरी तरह से मास्टर कर लिया है एंड अब वो इम्पेरियल ऑर्डर से मिलिट्री अफेयर्स का हेड बन चुका है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि नोआ हेनरी से मिलने के लिए आया है एंड उसके आते ही एक आदमी उसे ग्रीट करता है एंड फिर नोआ हेनरी से पूछता है कि क्या कुछ इम्पोर्टेंट है जिस वजह से वो नोआ से मिलना चाहता था। जिस पे हेनरी बोलता है कि मुझे तुम्हारा ओपिनियन चाहिए। हमें एक इम्पेरियल ऑर्डर मिला है कि हम रईस को
एक आर्मी के साथ साउदर्न बॉर्डर पे भेजे वहां पे चल रहे रिबेलियन को रोकने के लिए। हेनरी बोलता है कि अगर हम उन लोगों को थोड़ा भी मर्सी दिखाएंगे तो वो लोग हमें ही कमज़ोर समझने लगेंगे। इसलिए हम एक रेगुलर आर्मी को उन्हें रोकने के लिए भेजेंगे ताकि हम उन्हें अपनी आर्मी स्ट्रेंथ दिखा सकें। जिस पे नोआ रेइस के बारे में इंफॉर्मेशन याद करने लगता है कि वो फोर्थ प्रिंस का एक डायरेक्ट सबॉर्डिनेट है और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग भी है एंड उसने कई सारे बहादुरी के काम करे हुए हैं। फिर नोआ रेइस से पूछता है कि तुम कितने सोल्जर्स को लीड करने की सोच रहे हो इस रेबेलियन को रोकने के लिए। जिस पे रेइस कोई जवाब नहीं दे पाता। हेनरी नोआ से पूछता है कि आखिर तुम ये क्यों पूछ रहे हो। तभी हेनरी को समझ में आता है कि कुछ गड़बड़ है एंड वो रेइस से पूछता है कि आखिर तुम क्या छुपा रहे हो। जिसका कोई जवाब नहीं दे पाने पे वो सिर झुका के नोआ और हेनरी से माफी मांगने लगता है। हेनरी को गुस्सा होते हुए देख के नोआ उसे कहता है कि ये कोई सीरियस मैटर नहीं है। बट वो हेनरी से पूछता है कि क्या इंपेरियल आर्मी को फंडिंग मिनिस्ट्री ऑफ मिलिट्री अफेयर्स से मिलती है बेस्ड ऑन कि उसमें कितने सोल्जर्स रजिस्टर्ड हैं, क्या ये सही है। हेनरी बोलता है कि हाँ ऐसा ही है। एंड तब नोआ बोलता है कि जनरल्स के लिए ये तो काफ़ी कॉमन है कि वो नॉन सोल्जर्स को भी रजिस्टर कर सकते हैं एंड उन पे जो एक्सेस फंडिंग मिलती है उसे अपने पास रख सकते हैं। हेनरी समझ जाता है कि रेस सोल्जर्स का ज़्यादा नंबर दिखा के मिनिस्ट्री से ज़्यादा फंडिंग लेना चाहता था। रेस फिर से माफ़ी मांगने लगता है। नोआ बोलता है कि झूठ बोलना बंद करो, अभी ये टाइम करप्शन करने का नहीं है। एस ये ऑर्डर डायरेक्टली एम्परर से आया है एंड उन्हें एक कंप्लीट विक्ट्री चाहिए। इसलिए मैंने तुमसे पूछा था कि तुम इस मिशन के लिए कितने सोल्जर्स को लीड करने वाले हो और अब सच सच जवाब दो। जिस पे रेइस बोलता है कि ऑलमोस्ट 2000 सोल्जर्स और नोआ बोलता है कि तो फिर तुम ये मेक श्योर करो कि तुम उतने ही सोल्जर्स को इस मिशन के लिए अरेंज कर सकते हो। फिर नोआ रेइस को एक लेटर देता है एंड बोलता है कि इसे मिनिस्ट्री ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के पास ले जाओ। वो तुम्हें सफिशिएंट फंडिंग दे देंगे और जो एक्स्ट्रा रहेगा वो तुम रख सकते हो। बदले में तुम्हें ये मिशन कंप्लीट करना ही होगा और मैं डिफीट एक्सेप्ट नहीं करूंगा। जिस पे रेस बोलता है कि ऐसा ही होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड दोनों ही अपनी अपनी कैरियज से कहीं जा रहे होते हैं। तभी हेनरी नोआ से पूछता है कि तुमने अभी तक किसी वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया है क्यों, है ना। नोआ बोलता है कि हाँ ऐसा ही है और वो अपने स्टैट्स की तरफ देखने लगता है और सोचता है कि बहुत सारे प्रिंस बहुत ही छोटी उम्र में ही रॉयल फैमिली के दूसरे मेंबर्स के हाथों मार दिए जाते हैं जिन्हें और भी ज़्यादा पावर चाहिए होता है एंड वो नहीं चाहते कि फ्यूचर में थ्रोन के लिए कंपटीशन बढ़ जाए। एज एक प्रिंस एक एम्पायर के लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, इसीलिए उन्हें आसानी से वॉर में नहीं जाने दिया जाता जब तक कि वो एडल्टहुड तक ना पहुंच जाए। तभी अचानक से हेनरी बोलने लगता है कि तुम अब 12 साल के हो चुके हो, क्या तुम्हारे लिए ये बेहतर नहीं होगा अगर तुम अभी से थोड़ा एक्सपीरियंस लेने लगो। जिस पे नोआ बोलता है कि अगर एम्परर मुझे ऑर्डर देते हैं तो मैं किसी भी टाइम पे जाने के लिए रेडी हूँ। एंड हेनरी बोलता है कि अब तो तुमने लिवाइथन को भी मास्टर कर लिया है तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई भी परेशानी होगी। दोनों इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी एक लड़की उनके कैरियज के सामने आ जाती है और उनसे हेल्प मांगने लगती है। उसे देख के नोआ समझ जाता है कि वो लड़की किसी मुसीबत में है। तभी और चार बच्चे उसी लड़की के पीछे पीछे भागते हुए आ जाते हैं एंड उनका पीछा करते हुए कुछ गुंडे भी वहां पे आ जाते हैं और उन बच्चों को पकड़ लेते हैं। और सभी लोग बस हैरान होकर उन्हें देखने लगते हैं बट कोई भी उनकी मदद करने के लिए आगे नहीं आता। तभी नोआ निकल के आता है एंड उन्हें रुकने के लिए कहता है बट वो गुंडे नोआ से कहते हैं कि बच्चे अपने काम से काम रखो और यहाँ से चले जाओ। नोआ समझ चुका था कि ये लोग इन बच्चों को एज स्लेव्स बेचने वाले हैं और इसीलिए वो उनसे उल्टा उनके बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स मांगने लगता है और बोलता है कि अनरजिस्टर्ड स्लेव बिजनेस इलीगल है। ये सुनते ही वो लोग नोआ को मारने के लिए आगे आने लगते हैं और नोआ भी लिवाइथन को समन करता है और एक ही झटके में उन तीनों को हरा देता है। नोआ के इस काम के लिए हेनरी उसे शाबाशी देता है एंड वहाँ खड़े बाकी के लोग भी नोआ से इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर नोआ उन बच्चों से पूछने लगता है कि क्या वो लोग ठीक है, जो सुन के एक बच्ची रोने लगती है। तभी वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी निकल के आता है और बोलता है कि आपसे मिलके अच्छा लगा प्रिंस। फिर वो अपना नाम बोलते बोलते रुक गया और कहता है कि शायद मुझे अपना नाम नहीं बताना चाहिए। जिस पे नोआ पूछता है कि ऐसा क्यों। वो आदमी बोलता है क्योंकि
मैं फर्स्ट प्रिंस गिलबर्ट के लिए काम करता हूँ। जो सुन के नोआ समझ जाता है कि ये आदमी उसे धमकाने की कोशिश कर रहा है कि उसके पास गिलबर्ट का सपोर्ट है, इसलिए नोआ को उसके रास्ते में नहीं आना चाहिए। फिर नोआ हेनरी से पूछता है कि क्या वो इस आदमी को जानता है, जिस पे हेनरी बोलता है कि नहीं, वो इसे नहीं जानता। और ये सुनते ही नोआ लिवाइथन के पावर को यूज करके उस आदमी को बेहोश कर देता है और वो सभी से बोलने लगता है कि ये आदमी गिलबर्ट का नाम यूज करके सभी को बेवकूफ बना रहा था। एस नोआ और हेनरी में से भी कोई उस आदमी को नहीं जानता था। फिर नोआ गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि इन सभी को गिलबर्ट के पास ले जाओ और उन्हें पूरा सिचुएशन समझाओ कि ये लोग कैसे उनका नाम गलत तरीके से यूज कर रहे थे। और वो उन बच्चों को भी अपने साथ अपने पैलेस में ले जाता है। फिर नोआ के पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहां वो हेनरी के साथ डिनर कर रहा था। एंड तभी वहां पे डीलन नोआ के लिए एक मैसेज लेके आता है। हेनरी नोआ से पूछता है कि क्या हुआ। नोआ बताता है कि गिलबर्ट का एक मैसेंजर गिलबर्ट की तरफ से एक मैसेज लेके आया था। गिलबर्ट ने उन लोगों को पकड़ने के लिए नोआ को थैंक यू बोला था एंड उन्होंने ये भी कंफर्म किया था कि वो लोग गलत तरीके से गिलबर्ट का नाम यूज कर रहे थे। गिलबर्ट कल ही उन्हें कोर्ट में भेजना चाहता था बट उन लोगों ने जहर खा लिया। फिर नोआ हेनरी से पूछता है कि इस इलीगल स्लेव बिजनेस में गिलबर्ट भी शामिल है, क्यों है ना। जिस पे हेनरी एग्री करता है एंड बोलता है कि गिलबर्ट ने बहुत सारे शॉप्स एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज खरीद रखे हैं और वो ऐसे कई सारे इलीगल बिजनेस में भी शामिल है। जिस पे नोआ बोलता है कि वो समझ सकता है कि गिलबर्ट ऐसा क्यों कर रहा है। हेनरी पूछता है कि क्यों। जिस पे नोआ बोलता है कि इवन दो वो फर्स्ट प्रिंस है, वो फिर भी एम्परर नहीं बन सकता और इसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो ये सब कर रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड नोआ उन बच्चों से कह रहा होता है कि अब तुम सब फ्री हो। बट उन बच्चों के एक्सप्रेशन को देख के नोआ समझ जाता है कि उनके पास अब जाने के लिए कोई भी जगह नहीं है। फिर वो ढिलन से बोलता है कि इन सभी के रहने का इंतजाम करो और उनके लिए कोई जॉब ढूंढो और अगर इनमें से कोई पढ़ाई करना चाहता है तो उसकी भी अरेंजमेंट करो। तभी एक बच्ची पूछती है कि क्या आप हमें खरीद रहे हैं। जिस पे नोआ बोलता है कि नहीं, मैं तुम लोगों को खरीद नहीं रहा। अगर तुम लोग यहाँ से जाना चाहते हो तो किसी भी टाइम पे जा सकते हो, बट अगर यहाँ पे रहोगे तो मैं बिट्रेयल बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करूँगा। जिस पे वो बच्चे बिल्कुल चुप रहते हैं, जो देख के नोआ सोचने लगता है कि क्या ये इनके लिए बहुत ज़्यादा है। फिर ढिलन उन बच्चों से कहता है कि प्रिंस के इस काइंडनेस के लिए तुम सभी को ग्रेटफुल होना चाहिए और तुम्हें तुम्हारा बेस्ट देना चाहिए, इसीलिए अब तुम सभी उन्हें थैंक यू बोलो। जो सुनते ही वो बच्चे नोआ को थैंक यू बोलते हैं। फिर ढिलन उन बच्चों को वहां से लेके चला जाता है। यह सब देख के शर्ली को नोआ की एक बात याद आती है कि नोआ के लिए लोग ही ट्रेजर हैं। फिर अगले सीन में नोआ ने एवलिन को बुलाया होता है एंड वो बोलती है कि नोआ के सारे बर्थडे गिफ्ट्स अच्छे से रिकॉर्ड कर लिए गए हैं। नोआ कहता है कि उस रिपोर्ट की अभी ज़रूरत नहीं है एंड उसे एक डॉक्यूमेंट देता है एंड बोलता है कि आज से तुम अल्मेरिया के एक रीजन के एडमिनिस्ट्रेटर के हिसाब से काम करोगी। नोआ बोलता है कि मैं तुम्हें कई सालों से काम करते हुए देख रहा हूँ और तुम मेरे सारे मेड्स में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो और मुझे लगता है कि सिर्फ इस पैलेस के गेस्ट को संभालना तुम्हारे टैलेंट का एक वेस्ट होगा। बट एवेलिन काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी एंड बोलती है कि पर मैं तो यहाँ आपके लिए काम करते रहना चाहती हूँ। जिस पे नोआ बोलता है कि और ये काम करके भी तुम मुझे ही हेल्प करने वाली हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम एडमिनिस्ट्रेटर बनो। ये सुनने के बाद एवेलिन भी रेडी हो जाती है इस काम को करने के लिए। ये सब देख के शर्नी बोलने लगती है कि आप कितने अच्छे से लोगों को ट्रीट करते हैं एंड उनके टैलेंट के हिसाब से उन्हें यूज करते हैं। बट फर्स्ट प्रिंस बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। जो सुनते ही नोआ शर्ली को टोकते हुए बोलता है कि तुम्हें ऐसी बातें इतनी कैजुअली और जोर से नहीं बोलनी चाहिए। शर्ली भी अपनी बातों के लिए नोआ से माफी मांगती है एंड नोआ वहां से जाने लगता है। एंड अगले सीन में हमें एम्परर को दिखाया जाता है जहां एम्परर बोलते हैं कि मैंने सुना कि किस तरह से तुमने फर्स्ट प्रिंस के नाम को खराब होने से बचाया और उन लोगों को पकड़ा जो लोग फर्स्ट प्रिंस का नाम गलत तरीके से यूज कर रहे थे। यह सुनकर नोआ सोचने लगता है कि तो फिर गिलबर्ट ने ये खुद ही एम्परर को बता दिया और ऐसा दिखाया कि इन सब में उसका कोई हाथ ही नहीं है और बस कुछ गुंडे उसका नाम यूज कर रहे थे। फिर एम्परर नोआ से पूछते हैं कि अंडरग्राउंड स्लेव ट्रेडिंग के केस में क्या सजा होती है। जिस पे नोआ बोलता है कि इसमें उस इलीगल बिजनेस के लीडर का एक हाथ काट दिया जाता है
एम्परर नोआ से पूछते हैं कि क्या तुम्हें चोट लगी थी? मैंने सुना कि उन गुंडों ने तुम पे अटैक किया था। नोआ बोलता है कि हाँ, बट मुझे कुछ नहीं हुआ। जिस पे एम्परर बोलते हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अंडर कवर रहता और शायद मुझे जानकर हारना पड़ता, और मैं यही सोचता रहता कि क्या मुझे अपनी आइडेंटिटी रिवील करनी चाहिए या नहीं। जिस पे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि ऐसा करना एक क्राइम होता इंपेरियल फैमिली के अगेंस्ट, और इसके लिए आपको भी डेथ पनिशमेंट मिल सकती थी। जिस पे नुआ बोलता है कि नहीं, इंपेरियल लॉ के अकॉर्डिंग अगर वो क्रिमिनल एम्परर के आइडेंटिटी के बारे में नहीं जानते तो ये एक क्राइम नहीं माना जाएगा। ये बोलते ही नुआ सोचने लगता है कि क्या मैंने ज़्यादा बोल दिया? क्या पता एम्परर एंड प्राइम मिनिस्टर सिर्फ मजाक कर रहे हों। क्या मुझे ऐसे बोलने के लिए माफ़ी मांग लेनी चाहिए? बट तभी एम्परर हंसने लगते हैं एंड प्राइम मिनिस्टर से बोलते हैं कि आखिरकार मैंने ये बेट जीत ही लिया। और प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि हाँ, मैंने भी प्रिंस को अंडर एस्टिमेट किया था। नोआ पूछता है कि इसका क्या मतलब? जिस पे एम्परर बोलते हैं कि ये बस तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट था, और इसी टेस्ट के साथ एम्परर नोआ को मिनिस्टर ऑफ जस्टिस बना देते हैं। जो सुनते ही वहां पे मौजूद सभी लोग नोआ के लिए तालियां बजाने लगते हैं। फिर अगले सीन में एक आदमी आके क्राउन प्रिंस को एम्परर के डिसीजन के बारे में बताने लगते हैं कि उन्होंने नोआ को मिनिस्टर ऑफ जस्टिस बना दिया है। फिर प्राइम मिनिस्टर एम्परर को किसी रिपोर्ट के बारे में बताने लगते हैं एंड एम्परर बोलते हैं कि लगता है हमारे पास और टाइम नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इस सिचुएशन को तुम हैंडल करो, और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में नोआ मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के ऑफिस में पहुंचता है और वहां के सभी लोग नोआ को झुक के ग्रीट करते हैं। फिर नोआ ऑफिस के अंदर एक आदमी से मिलता है जो बोलता है कि आपसे मिलना मेरे लिए एक ऑनर की बात है। और वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है कि मेरा नाम विनी है और मैं वाइस मिनिस्टर ऑफ जस्टिस हूँ। नोआ उससे डायरेक्टली पूछता है कि यहाँ मेरी क्या ड्यूटीज़ होंगी, जिस पे विनी उसे समझाते हुए बोलता है कि आपके मेनली दो ड्यूटीज़ होंगी। पहला, एम्पायर के सभी कोर्ट हाउसेस को कोऑर्डिनेशन में रखना, और हमारा मिनिस्ट्री एम्पायर में हुए और भी बहुत सारे केसेस को जज भी करता है। जिस पे नोआ बोलता है कि तो फिर मिनिस्ट्री एक नॉर्मल कोर्ट हाउस की तरह भी फंक्शन करता है। और वो वीनी से पूछता है कि क्या तुम भी केसेस के ऊपर जजमेंट पास करते हो? वीनी बोलता है कि वो केसेस के सीरियसनेस के ऊपर डिपेंड करता है। फिर नोआ पूछता है कि तो तुम रिश्वत कितनी लेते हो हर एक केस को जजमेंट देने के लिए? जो सुनते ही विनी नर्वस हो जाता है और बोलता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता। जिस पे नोआ बोलता है कि मैं तुम्हें इसके लिए कोई पनिशमेंट देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मुझे बस सच्चाई जाननी है। मैं इस रूम से निकलते ही वो सब कुछ भूल जाऊंगा, इसलिए मुझे सच बताओ। जिस पे विनी सीरियस होकर बोलता है कि मैं खुद बहुत ज़्यादा रिश्वत नहीं लेता, लगभग कुछ 100 गोल्ड कॉइन्स एक साल में। ये मेरा एक रूल है, पर मेरे नीचे के पोजीशन के लोग इसका 10 गुना लेते हैं। नोआ उससे पूछता है कि किस तरह का रूल, जिस पे विनी बताता है कि मैं सीरियस क्रिमिनल केस में रिश्वत नहीं लेता। नोआ पूछता है कि ऐसा क्यों, जिस पे विनी बोलता है क्योंकि ऐसे केसेस बहुत आसानी से एक्सपोज हो जाते हैं, और अगर इस वजह से उस क्रिमिनल ने मेरे अगेंस्ट कुछ करने का सोचा तो मैं खुद भी उसका टारगेट बन सकता हूँ। मैं इसीलिए बस कुछ छोटे मोटे केसेस में ही रिश्वत लेता हूँ ताकि नतीजा ज़्यादा बड़ा ना हो। ये सब सुनने के बाद नोआ उसे एक लेटर लिख के देता है, जिसमें वो बोलता है कि तुम एक साल में जितनी भी रिश्वत लेते हो मैं तुम्हें उसका 10 गुना दूंगा, पर अब से तुम रिश्वत नहीं लोगे जब तक मैं इस मिनिस्ट्री में हूँ। मैं एम्पायर के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना चाहता हूँ और इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। ये सब देख के विनी बोलता है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि एम्पायर ने आपको इतनी कम उम्र में वाइस प्रिंस का टाइटल क्यों दिया था। मुझे एक्स्ट्रा पैसे नहीं चाहिए और मैं अब से रिश्वत भी नहीं लेने वाला हूँ। आप मुझे बस अपने अंडर काम करने दीजिए। जो सुन के नोआ बोलता है कि ठीक है, मैं तुम पे भरोसा करता हूँ और आई होप कि तुम अच्छे से और ईमानदारी से काम करोगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि ऑस्कर ने नोआ के लिए इस पार्टी का अरेंजमेंट किया था, और इस वजह से नोआ ऑस्कर को इस पार्टी के लिए थैंक यू बोलता है। जिस पर ऑस्कर बोलता है कि आफ्टर ऑल ये एक बहुत ही खास मौका है, एज ब्रदर हेनरी के बाद तुम ही सेकंड प्रिंस हो जो कि एक मिनिस्टर बना है। और फिर वो बोलता है कि चाहे मेरे बिहेवियर से लगता हो या ना हो, पर नोआ तुम मेरे प्यारे छोटे भाई हो, इसीलिए मुझे तुम्हें इस बात के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करने दो। नोआ इस बात से खुश तो था, पर वो कुछ सोच भी रहा था, जो देख के ऑस्कर उससे पूछता है कि क्या बात है।
जिस पर नोआ उससे बोलता है कि आखिर एम्परर ने हम दोनों को ही मिनिस्टर प्रिंस क्यों बनाया। जिस पर ऑस्कर बोलता है कि शायद इसीलिए क्योंकि तुम एम्परर के काफी ज्यादा पसंदीदा प्रिंस हो। जिस पर नोआ सोचता है कि मैं इस बात को तो पूरी तरह से मना भी नहीं कर सकता, और ब्रदर हेनरी को एक मिनिस्टर प्रिंस बनाने के पीछे एक प्रॉपर रीजन है, एज उस रेबेलियन को रोकने में ब्रदर हेनरी का एक बहुत ही बड़ा रोल था। पर मेरे उतने कुछ बड़े अचीवमेंट्स नहीं हैं ब्रदर हेनरी जैसे, पर फिर भी मुझे एक मिनिस्टर प्रिंस बना दिया गया, जिससे ये समझना आसान हो जाता है कि एम्परर मुझे फेवर कर रहे हैं। फिर नोआ ऑस्कर से पूछता है कि ब्रदर ऑस्कर, क्या आपको पता है कि हमारा एम्पायर एक टाइम पे ख़त्म होने वाला था। ऑस्कर बोलता है कि हाँ मुझे पता है, और हमें इसके पीछे का रीज़न भी बताया जाता है। हमें पता चलता है कि ऐसा हुआ था इस एम्पायर के एक क्राउन प्रिंस को चूज करने के रूल की वजह से। इस एम्पायर में एक क्राउन प्रिंस को उसके बर्थ के हिसाब से चूज किया जाता है, जिस वजह से बाकी के प्रिंस जो कि क्राउन प्रिंस नहीं बन सके वो अपनी जिंदगी में कुछ भी काम नहीं करते और अपनी जिंदगी को बेकार में ही बिता देते हैं। जिस वजह से एम्पायर के अंदर की स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है, जिस वजह से अब हर एक प्रिंस को उसका खुद का एक लैंड दिया जाता है रूल करने के लिए, और हर एक प्रिंस को एक प्रॉपर एजुकेशन लेना मैंडेटरी होता है। जो सब सुन के ऑस्कर नोआ से पूछता है कि उन सब चीज़ों का तुम्हारे मिनिस्टर प्रिंस बनने से क्या रिलेशन है। जिस पर नोआ ऑस्कर से पूछता है कि क्या आपको नहीं लगता कि मुझे एक मिनिस्टर प्रिंस बनाना मेरे एजुकेशन पर्पस से भी कुछ ज़्यादा है। ऑस्कर सडनली कुछ रियलाइज़ करता है कि नोआ क्या मीन कर रहा है। जो रियलाइज़ करते ही ऑस्कर शॉक में खड़ा हो जाता है और नोआ से बोलता है कि एम्परर तुम्हें नया क्राउन प्रिंस बनाना चाहते हैं। जिस पर नोआ बोलता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, बट अगर एम्परर मुझे सिर्फ एक क्राउन प्रिंस के रिप्लेसमेंट के हिसाब से देख रहे हैं तब तक तो ठीक है। बट नोआ आगे कुछ बोलने जा ही रहा होता है कि तभी ऑस्कर का बटलर आ जाता है और उसे कुछ मैसेज देता है। जो सुन के ऑस्कर बोलता है कि नोआ, तुम्हारा डाउट बिल्कुल सही था। मुझे अभी अभी एक मैसेज मिला है कि एम्परर कल के मीटिंग में मुझे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस डिक्लेयर करना चाहते हैं। दूसरी तरफ एल्बर्ट को भी इन सब चीज़ों के बारे में पता चल जाता है और वो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। बट फिर ऑस्कर बोलता है कि ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा, बट आज हम यहाँ तुम्हारे अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। नुआ भी बोलता है कि जी आपने सही कहा ब्रदर ऑस्कर। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि कुछ सोल्जर्स ने कुछ ऑफिशियल्स पे अटैक कर दिया है एंड उन लोगों को अरेस्ट कर लिया है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि जिन ऑफिशियल्स को अरेस्ट किया गया है वो लोग मिलकर एम्परर को डिथ्रोन करने की प्लानिंग कर रहे थे, ताकि वो लोग क्राउन प्रिंस को इस एम्पायर का नया एम्परर बना सकें। एल्बर्ट पिछले 30 सालों से एक क्राउन प्रिंस बना हुआ है। लगता है कि वो अब और ज़्यादा वेट नहीं कर सकता एम्परर बनने के लिए, और इसीलिए वो ये सब प्लान कर रहा है। जिस पे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि बट हमें ये भी याद रखना होगा कि इस बात का कोई भी प्रूफ नहीं है कि इस चीज़ में क्राउन प्रिंस एल्बर्ट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट है। जिस पर एम्परर बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है और मैं एल्बर्ट को कुछ भी नहीं करने वाला, बट उन ऑफिशियल्स को जो लोग ये सब प्लान कर रहे थे उन सबको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा एंड इस मैटर को यहीं पर ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके बाद एम्परर प्राइम मिनिस्टर से पूछते हैं कि ऑस्कर के सिचुएशन का क्या हुआ। जिस पर प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि प्रिंस ऑस्कर को अब तक सब कुछ पता चल चुका है और उस टाइम पर प्रिंस नोआ भी उन्हीं के साथ थे। जिस पर एम्परर बोलते हैं कि तो फिर ये तो नोआ ही होगा जिसने कि मेरे इंटेंशंस को समझ लिया है। फिर एम्परर बोलते हैं कि गिलबर्ट किसी काम का नहीं, एल्बर्ट भी इस एम्पायर के लिए ठीक नहीं, तो फिर कौन कौन मुझे सक्सीड करेगा? क्या हेनरी, ऑस्कर या फिर नोआ? इन तीनों में से कोई भी चलेगा जब तक ये लोग मेरे ट्रायल को कंप्लीट कर सकते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस का सीन दिखाया जाता है, जहां विनी नोआ को एक लिस्ट देते हुए बोलता है कि इस लिस्ट में मेंशन्ड सभी लोग कल रात के सिचुएशन के प्लानिंग में शामिल थे। और नोआ इस लिस्ट को देख के बोलता है कि इसमें मेंशन्ड सभी लोगों के नाम प्रिंस एल्बर्ट से रिलेटेड हैं और वो सभी लोग प्रिंस एल्बर्ट के क्लोज हैं। नोआ सोचता है कि इस लिस्ट को देख के कोई भी बता सकता है कि इस रिवॉल्ट के पीछे प्रिंस एल्बर्ट का ही हाथ है। फिर विनी पूछता है कि अब आप क्या करेंगे। जो सुनकर नोआ सोचने लगता है कि यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इस चीज़ में एल्बर्ट का हाथ है भी या नहीं, इसे प्रूफ करना ही तो मुश्किल होगा। और वो सोचता है कि इम्पेरियल लॉ के अकॉर्डिंग इम्पेरियल फैमिली का अगर कोई भी मेंबर
ऐसी किसी क्राइम में शामिल होता है तो इम्पेरियल लॉ ये मेक श्योर करता है कि उस मेंबर का पनिशमेंट लाइट हो। बट उस इम्पेरियल फैमिली मेंबर के लिए पनिशमेंट बहुत ज़्यादा हार्श भी हो सकती है अगर वो फैमिली मेंबर रेबेलियन में शामिल हो एम्पायर के अगेंस्ट। और वैसी ही सेम पनिशमेंट होती है उस मेंबर के लिए अगर वो डायरेक्टली शामिल ना होके सिर्फ अगर उस रेबेलियन के बारे में जानता भी है बट उसके अगेंस्ट कुछ भी एक्शन नहीं लेता, तो उस मेंबर को भी बहुत ज़्यादा हार्श पनिशमेंट दिया जाता है। और इस लिस्ट के हिसाब से ये देखते हुए कि कितने सारे लोग जो इसमें शामिल थे वो एल्बर्ट से रिलेटेड हैं, ये बिलीव करना मुश्किल है कि प्रिंस एल्बर्ट को इसके बारे में पता ही नहीं था। इसके बाद नोआ सोचता है कि पर फिर भी अगर क्राउन प्रिंस इस रिबेलियन में शामिल हैं इस बात का पता चलता है और क्राउन प्रिंस को एग्जीक्यूशन की सज़ा दी जाती है, तो इस चीज़ से इस एम्पायर के पूरे फाउंडेशन को एक बहुत ही बड़ा झटका लगेगा। फिर नोआ वीनी से पूछता है कि एम्परर ने इस सिचुएशन के लिए क्या कहा है। वीनी बोलता है कि एम्परर ने कहा है कि इस सिचुएशन के लिए जो भी प्रॉपर लॉ है उसे यूज़ किया जाए और जो भी लोग इसमें शामिल है उन्हें उस लॉ के अकॉर्डिंग सज़ा दी जाए। जो सुन के नोआ बोलता है कि ठीक है, एम्परर क्या कहना चाहता है ये मुझे अच्छे से समझ में आ गया है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड एम्परर नोआ से पूछता है कि क्या हुआ नोआ, जिस पे नोआ बोलता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि इन क्रिमिनल्स को क्या सज़ा देनी है। नोआ कहता है कि जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है उनके लीडर को दो हिस्सों में काट दिया जाएगा और बाकियों को नॉर्मली एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। फिर नोआ अपने मन में एम्परर के ऑर्डर के बारे में सोचने लगता है, जिसके हिसाब से एम्परर ने सिर्फ उन लोगों को सज़ा देने के लिए कहा था जो लोग अरेस्ट हुए हैं। एंड नोआ इसे समझ जाता है कि एम्परर अभी इन सब में एल्बर्ट का नाम नहीं लाना चाहते। जो सुन के एम्परर बोलते हैं कि बहुत अच्छे, और वो अपने अटेंडेंट को बुला के कहते हैं कि नोआ ने काफ़ी अच्छा काम किया है इसीलिए उसके सैलरी को 1000 गोल्ड कॉइन से बढ़ा दो। नोआ सोचता है कि ये ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके लिए मुझे कोई रिवॉर्ड मिलनी चाहिए। एम्परर सच में एल्बर्ट को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। तभी एम्परर नोआ के सामने आके बोलते हैं कि बहुत अच्छे नोआ, तुमने अच्छा काम किया एंड आई होप कि तुम फ्यूचर में भी ऐसे ही अच्छे काम करते रहोगे। फिर नोआ अपने पैलेस में वापस आता है एंड हम देखते हैं कि उसके पैलेस के गार्ड्स बाहर जख्मी हालत में बेहोश पड़े हैं। नोआ तुरंत उनके पास दौड़ के आता है एंड पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। उनमें से एक गार्ड बोलता है कि कुछ इन्वेडर्स आए थे और वो अभी भी पैलेस के अंदर हैं। फिर नोआ को इस अटैक के टाइमिंग से कुछ डाउट हुआ और वो शर्ली को ऑर्डर देता है कि किसी को भी पैलेस के अंदर मत आने देना और या फिर बाहर भी मत जाने देना, इवन बाकी के प्रिंस को भी नहीं। फिर नोआ अकेले ही उन इन्वेडर्स से लड़ने के लिए अंदर चला जाता है। वो अंदर जाके देखता है कि एक इन्वेडर किसी को मार देता है और फिर डायरेक्टली नोआ पे अटैक कर देता है, पर नोआ बड़ी ही आसानी से उसे हरा देता है। वो इन्वेडर तुरंत ही पॉइजन से खुद को ख़त्म करने ही वाला था कि नोआ अपने मैजिक रिंग को यूज़ करके उसे ऐसा करने से रोक लेता है। और तभी वहाँ और भी कई सारे इन्वेडर्स आ जाते हैं और नोआ को देख के उस पे अटैक कर देते हैं। बट ऑफ कोर्स नोआ उन्हें भी बड़ी ही आसानी से हरा देता है। तभी विनी भी वहाँ पे आ जाता है और ये देख के शॉक हो जाता है कि नोआ ने अकेले ही सभी इन्वेडर्स को हरा दिया है। नोआ उससे पूछता है कि क्या सिचुएशन है, जिस पे विनी बोलता है कि इन इन्वेडर्स ने अरेस्ट किए गए सभी ऑफिशियल्स को मार दिया है। नोआ सोचता है कि इससे साफ पता चलता है कि ये सब एल्बर्ट ने करवाया है और ये सब एल्बर्ट के ही लोग हैं। इसके बाद नोआ खुद ही अपनी स्वॉर्ड से खुद को घायल कर लेता है, जो देख के विनी शॉक हो जाता है। नोआ बोलता है कि इन सब इन्वेडर्स ने मेरे साथ ऐसा किया है और वो पूछता है कि एक प्रिंस को घायल करने के लिए सबसे बड़ी सज़ा क्या है। विनी भी सिचुएशन को समझ जाता है और बोलता है कि लॉ के अकॉर्डिंग डायरेक्ट एग्जीक्यूशन इस क्राइम की सज़ा है। नोआ भी बोलता है तो फिर इमीडिएटली इस जजमेंट को पास करो। अगले सीन में एक डॉक्टर आके नोआ के उस चोट को ट्रीट करने लगता है। तभी विनी भी वहाँ पे आ जाता है एंड बोलता है कि उन सभी इन्वेडर्स को एग्जीक्यूट कर दिया गया है। ये सुन के नोआ बोलता है कि ये अच्छी बात है, अब ये पूरा मैटर खत्म हो जाएगा। नोआ अपने मन में सोचने लगता है कि बस एक छोटी सी गलती एंड ये पूरा एम्पायर तबाह हो जाता। फिर अगले सीन में एम्परर ने नोआ को मिलने के लिए बुलाया होता है। नोआ एम्परर को ग्रीट करता है और एम्परर बोलते हैं कि तुम्हें इस हालत में यहाँ बुलाने के लिए माफ़ी चाहूँगा और अभी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है।
नोआ अपने फेलियर के लिए एम्परर से माफी मांगता है कि एग्जीक्यूशन से पहले ही उन क्रिमिनल्स को उन इन्वेडर्स ने मार दिया। एम्परर बोलते हैं कि ये पूरी तरह से तुम्हारी गलती नहीं थी। स्टिल ये एक हैरानी की बात है कि उन लोगों ने तुम जैसे एक टैलेंटेड इंसान को घायल किया है। क्या वो इन्वेडर्स सच में इतने ज़्यादा स्ट्रांग थे? नोआ सोचता है कि मुझे पता ही था कि एम्परर ये ज़रूर पूछेंगे। शायद एम्परर को ऑलरेडी पता है कि ये चोट मैंने ही खुद को दिया है। जिस पे नोआ एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा जवाब देते हुए बोलता है कि किसी की स्ट्रेंथ उसके स्वॉर्ड यूज करने के स्किल से जज नहीं करी जा सकती। जो सुन के एम्परर बोलते हैं कि सच में मेरे पास एक ऐसा बेटा है जिसे मैं प्राउडली सभी के सामने प्रेजेंट कर सकता हूँ। नोआ सोचता है कि शायद एम्परर समझ चुके हैं कि मैंने इस सिचुएशन को ऐसे क्यों हैंडल किया। फिर एम्परर बोलते हैं कि काश मेरे सारे बेटे तुम्हारे जैसे होते। अगले सीन में एम्परर नोआ से पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है नोआ, जिन भी एम्परर्स को ग्रेट लीडर कहा जाता है उनमें से ज़्यादातर खुद के नाम को लाइफ में आगे जाके खराब कर लेते हैं। नोआ सोचता है कि क्या वो एल्बर्ट के रेबेलियन के बारे में बात कर रहे हैं। वो सोचता है कि अभी के एम्परर की ही वजह से इस एम्पायर ने पहले कभी ना देखी जाने वाली एक गोल्डन एज देखी है और हिस्ट्री में उन्हें एक ग्रेट एम्परर के रूप में जाना जाएगा। बट अगर एल्बर्ट का वो रेबेलियन सक्सेसफुल हो जाता तो लोग यही बोलते कि एम्परर अपने बुढ़ापे में कमज़ोर पड़ गए थे। ये तो क्लियर है कि एम्परर अब क्राउन प्रिंस को बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते, पर वो क्राउन प्रिंस को उसके पोजीशन से हटा भी नहीं सकते, वरना ये भी एम्पायर और एम्परर के नाम के लिए ठीक नहीं होगा। फिर नोआ एम्परर को सजेशन देते हुए बोलता है कि आपने ब्रदर हेनरी, ऑस्कर और मुझे मिनिस्टर प्रिंस बनाया है, क्यों ना आप किसी को अपॉइंट कीजिए जो कि हम सभी को एक कोऑर्डिनेशन में रखेगा। एम्परर पूछते हैं कि क्या तुम मेरे प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हो? नोआ बोलता है कि नहीं, मैं एक बिल्कुल नए पोजीशन प्राइम मिनिस्टर प्रिंस की बात कर रहा हूँ, जो कि हम सभी के एक्शंस को मॉनिटर एंड कंट्रोल करेगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि एम्परर इस पोजीशन के लिए क्राउन प्रिंस को चूज करेंगे। एम्परर बोलते हैं कि ये इम्पॉसिबल है और तुम्हारी चोट अभी भी ठीक नहीं हुई है, इसीलिए तुम्हें अब जाके आराम करना चाहिए। ये बोल के एम्परर वहां से जाने लगते हैं। तभी नोआ बोलने लगता है कि एल्बर्ट पिछले 30 सालों से क्राउन प्रिंस बना हुआ है, इसीलिए मैं समझ सकता हूँ कि वो अब इम्पेशेंट होने लगा है। अगर आप मेरे सजेशन को एक्सेप्ट करते हैं तो अभी भी सभी डिसीशंस को लास्ट में आपके परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। आपको बस क्राउन प्रिंस को अपनी थोड़ी सी अथॉरिटी देनी पड़ेगी। एम्परर पूछते हैं कि इससे एल्बर्ट का रैंक बाकी सभी मिनिस्टर से ऊपर हो जाएगा क्यों, है ना? क्या होगा अगर वो एक इम्पॉर्टेंट मैटर को डिसमिस कर दे और वो मैटर कभी भी मुझ तक पहुंच ही ना पाए? नो बोलता है कि इस चीज़ को रोकने के लिए हर मिनिस्टर प्रिंस के पास राइट होगा डायरेक्टली एम्परर के पास अपील करने के लिए। इससे क्राउन प्रिंस के पास कोई भी एक्चुअल पावर नहीं होगा और ये बस एक टाइटल बन के रह जाएगा। ये सब सुनने के बाद एम्परर बोलते हैं कि बहुत अच्छे हुआ, अगर ये आइडिया काम करता है तो सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। एम्परर फिर नोआ से बोलने लगते हैं कि ये सच में एक बहुत बड़ी दुख की बात है कि तुम थोड़े टाइम पहले इस दुनिया में नहीं आए। फिर वो बोलते हैं कि मुझे तुम्हें एक रिवॉर्ड देना होगा और तुमने जो आइडिया दिया है उसके लिए पैसे देना काफ़ी नहीं है। फिर वो नोआ को लेके नेशनल वॉल्ट में लेके जाते हैं और बोलते हैं कि तुम अपने जजमेंट से इनमें से एक आइटम चूज कर लो। नोआ लिवाइथन के पावर को यूज करके एक आइटम को सिलेक्ट करता है और उस सिलेक्टेड आइटम को देख के एम्परर भी शॉक हो जाते हैं। नोआ जैसे ही उस बॉक्स को खोलता है, फ्लेम्स नोआ को चारों तरफ से घेर लेते हैं एंड यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है।